हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आप में से बहुत से लोगों का डिमांड था कि मेडुअल इंडिया का जो मैराथन सेशन है वो जल्द से जल्द लाया जाए। आप लोगों ने एशियंट हिस्ट्री का जो मैराथन सेशन है उसे बहुत सारा प्यार दिया, सो थैंक यू फॉर दैट। आई होप ये जो सेशन है मेडुअल इंडिया का वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार जरूर रिकॉल कर लेते हैं कि हमने एशियंट हिस्ट्री का जो मैराथन था उसमें क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हम स्टोन एज देखे थे, ठीक है, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हमने आईवीसी देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का धीरे धीरे करके ग्रोथ कैसे हुआ, फिर डिक्लाइनेशन तक हम देखे थे। आईवीसी के डिक्लाइनेशन का क्या रीजन माना जाता है? आर्यंस का इन्वेजन, और आर्यंस के इन्वेजन से होता क्या है? वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, वैदिक पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? अर्ली वैदिक, जिसको ऋग्वैदिक भी कहते हैं, और लेटर वैदिक। ठीक है, नॉर्थ में जहां वैदिक पीरियड चल रहा था वहीं साउथ में क्या हो रहा था? संगम एज। क्या था? संगम एज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा? मौर्यंस। मौर्यंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके पीछे का रीजन क्या रहा? क्योंकि मौर्यंस के टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया सेंट्रलाइज्ड पावर में हो गई थी। ठीक है, मतलब कि मौर्यंस एक ऐसे थे जिसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे करके पूरा भारत एक पावर के अंडर में रूल हो रहा था। ठीक है, मौर्यंस के ही टाइम पे कौन डेवलप हुआ था? बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, फ्लॉरिश हुए थे। अब मौर्यंस जब डिक्लाइन किए तो क्या हो गया? पूरा इंडिया अभी तक सेंट्रलाइज पावर में था मौर्यंस के अंडर में, बट क्या हुआ, मौर्यंस के डिक्लाइनेशन के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम पोस्ट मौर्यंस के अंडर में पढ़ते हैं। और इसी टाइम पे क्या हुआ था? फॉरेन इन्वेजन भी हुआ था, इंडो ग्रीक्स वगैरह आए थे। तो इस एरा को हम पोस्ट मौर्यंस से पढ़ते हैं। ठीक, अब पोस्ट मौर्यंस के बाद क्या हुआ? फिर हमारा क्या आया? गुप्ता एम्पायर। और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ? पूरी इंडिया सेंट्रलाइज्ड हो गई। ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया एक सेंट्रल पावर के अंडर में हो गई गुप्ता एम्पायर के टाइम में। ठीक, तो इसीलिए मौर्यंस और गुप्ताज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन की, डिक्लाइनेशन का मेन रीजन क्या था? फ्यूडिटरी। फ्यूडिटरी एक सबसे बड़ा मेन रीजन था क्या? गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन का। ठीक है, गुप्ता एम्पायर जब डिक्लाइन की तो क्या आया हमारा? हर्षवर्धन का एरा आया। हर्षवर्धन का एरा आया। ठीक है, इसको पुष्यभूति डायनेस्टी, ये किससे बिलोंग करते थे? पुष्यभूति डायनेस्टी। और पुष्यभूति थे कौन? पुष्यभूति कौन थे? ये गुप्ता एम्पायर के एक फ्यूडिटरी हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां तक हमने एंशियंट हिस्ट्री में डिस्कस कर रखा था। ठीक, इसमें हम अब हम मेडुअल हिस्ट्री का मैराथन सेशन लेकर के आए हैं। कोशिश करेंगे 2 से 3 पार्ट में ये भी मैराथन सेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। मेडुअल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी? देखो, 600 से 1200 सीई के बीच में क्या है हमारा? अर्ली मेडुअल इंडिया। तो हम एक एक करके टॉपिक्स को देखेंगे। देखो हुआ क्या, अभी तक हमने हर्षवर्धन तक देख लिया। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम में क्या हुआ था? जो नॉर्थ इंडिया थी वो तो सेंट्रलाइज थी, ये नॉर्थ इंडिया सेंट्रलाइज थी, बट हाँ साउथ के पार्ट्स छोटे छोटे में डिवाइडेड थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, हर्षवर्धन जैसे ही डिक्लाइन किए, फिर क्या हुआ? पूरा इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में राजपूत वगैरह क्या किए? इमर्ज हो गए थे इस टाइम पे। जब हर्षवर्धन डिक्लाइन कर गया था तो क्या हुआ था? राजपूत वगैरह इमर्ज कर गए थे। ठीक है, मेनली क्या हुआ था हर्षवर्धन के डिक्लाइनेशन के बाद? मेनली क्या हुआ था, जो ये नॉर्थ इंडिया में, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में ये जो कन्नौज एरिया है, इस ये एक जो इम्पोर्टेंट सेंटर होता है वो हो गया था कन्नौज। और इसके लिए लड़ाई हुई थी, किससे किससे लड़ाई हुई थी? जिसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। यहाँ पे ईस्ट से कौन थे? पालास थे। कौन थे? पालास। ठीक है, वहीं पे वेस्ट से कौन थे? गुर्जर प्रतिहारास। गुर्जर प्रतिहारास। ठीक है, और डेक्कन से इसी पार्ट के लिए लड़ाई हो रही है। यहीं पे पालास भी, गुर्जर प्रतिहारास भी, और ये कौन थे? राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास। तो इसीलिए कन्नौज का जो है, कन्नौज को एक्वायर करने के लिए जो लड़ाई थी उसको ट्राइपार्टाइट सेशन कहा जाता था, क्योंकि इसमें 3 डायनेस्टीज थी, पालास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ नॉर्थ इंडिया में, ये हमने एक जो ओवरव्यू था वो ले लिया। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, राजपूत रूल करने लगे थे, कन्नौज के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, और कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था उस टाइम पे, रूलिंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। ठीक है, जिसके लिए मेनली 3 डायनेस्टीज से लड़ाई हुई थी, इसीलिए इसे ट्राइपार्टाइट सेशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। देखो,
After Harshvardhana, the Rajputs emerged as powerful force in medieval India and dominated the Indian political scene for about 500 years from 7th century. ठीक है, हर्षवर्धन के डिक्लाइनेशन के बाद क्या हुआ, राजपूत एक पावरफुल फोर्स की तरह इमर्ज हुए थे मेडवल इंडिया में। ठीक है, अब ये देखो कन्नौज की सुपरमेसी के लिए क्या हुआ, एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। कब हुआ था, 750 से 1000 सीई के बीच में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किसके किसके बीच में हुआ था, पालाज, पहले थे पालाज, दूसरे गुर्जर प्रतिहाराज और तीसरे राष्ट्रकूटाज। ठीक है, और टाइमिंग क्या था, 750 से 1000 सीई के बीच का। ठीक, यहाँ पे मेंशन्ड है देखो, गुर्जर प्रतिहाराज वेस्टर्न इंडिया से, पालाज ईस्टर्न इंडिया से, वही राष्ट्रकूटाज डेक्कन से। ठीक, द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द थ्री पावर्स बेसिकली द कंट्रोल फॉर कन्नौज एरिया, कन्नौज एरिया के लिए हो रहा था, ऑफ गंगा वैली इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट का मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, तीन लोगों के बीच में स्ट्रगल। तो यहाँ पे है ना तीन एम्पायर्स के बीच में स्ट्रगल था ना, किसके किसके, पालास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, इसीलिए इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया गया था। ठीक, कन्नौज was strategically and commercially very important in medieval India. It was located on Ganga trade route and was connected to the Silk Route. देखो अब क्वेश्चन क्या आता है कि आखिर कन्नौज के लिए लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि उस वक्त में कन्नौज स्ट्रेटेजिकली और कॉमर्शियली दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया था। रीजन था क्योंकि गंगा एरिया था, ठीक है, वहां से ट्रेड होता था और सिल्क रूट भी कनेक्टेड था, मतलब कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था, इसलिए कन्नौज उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रीवियसली कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर इन मेडवल इंडिया। जब तक हर्षवर्धन एम्पायर था तो क्या था, कन्नौज कैपिटल हुआ करता था हर्षवर्धन एम्पायर का मेडवल इंडिया में। ठीक है, और जैसे ही हर्षवर्धन एम्पायर डिक्लाइन किया तो उस पर रूल करने के लिए मेनली तीन डायनेस्टीज में लड़ाई हुई, जिसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी तीन डायनेस्टीज थी, ये ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जिस तीन डायनेस्टीज के बीच में हुई थी, हम एक एक करके तीनों डायनेस्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, जिसका टाइमलाइन क्या था, 730 से 1036। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नोन एज गुर्जर प्रतिहारा एज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुर्जारास। देखो इन्हें गुर्जर प्रतिहारास क्यों कहा जाता था, क्योंकि गुर्जारा से ये ओरिजिनेट हुए थे। हु वर प्राइमरली पोस्टरलिस्ट एंड फाइटर्स। गुर्जारास क्या हुआ करते थे, पेस्टोरलिस्ट और फाइटर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारास को गुर्जर प्रतिहारा क्यों कहा जाता था, क्योंकि गुर्जारास से ये ओरिजिनेट हुए थे। गुर्जारास पहले क्या करते थे, मतलब क्या हुआ करते थे, उनका प्राइमरी जो काम होता है वो क्या हुआ करता था, पेस्टोरलिस्ट और फाइटर्स हुआ करते थे। ठीक है, ये जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी है किसके द्वारा फाउंड की गई थी, हरिचंद्र द्वारा। किसके द्वारा, हरिचंद्र द्वारा। हरिचंद्र द्वारा गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। कहाँ पे, जोधपुर के आसपास, मतलब कि साउथ वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा आर नोन फॉर देयर स्कल्पचर्स, कार्व्ड पैनल एंड ओपन पेविलियन स्टाइल टेम्पल। गुर्जर प्रतिहारा किसके लिए जाने जाते हैं, मतलब इनके टाइम पे सबसे अच्छा क्या होता था, स्कल्पचर्स वगैरह इनका बहुत डिफरेंट था। अभी जो डायनेस्टीज चलती आई थी उनसे इनका स्कल्पचर्स काफी डिफरेंट हुआ करता था। कार्व्ड पैनल्स इनका मतलब एक अलग था। पेवेलियन स्टाइल का टेम्पल ये बनाने लगे थे। ठीक है, कैसा, पेवेलियन स्टाइल का। ठीक, ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वाज एट खजुराहो। तो ऐसा पूछ सकता है, जो खजुराहो का टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम पे ये खजुराहो का जो टेम्पल है वो बिल्ड हुआ था। नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मेडवल इंडिया। तो जो खजुराहो टेम्पल था जो कि मेडवल इंडिया में बनाया गया था, किसके द्वारा, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी में बनाया गया था, वो अभी क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन्ड है। ठीक, संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखरा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ महिपाल, अ ग्रैंड सन ऑफ मिहिर भोजा। मिहिर भोजा जो कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, तो उनके जो ग्रैंड सन थे महिपाला, उनके कोर्ट में राजशेखरा जो कि एक संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट थे वो रहा करते थे। ठीक है, तो जो मिहिर भोजा के पोते थे महिपाला, उनके कोर्ट में राजशेखरा जो कि एक संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट थे वो रहा करते थे। ठीक, फॉरेन ट्रेवलर अल मसूदी हैड विजिटेड द प्रतिहारा एम्पायर इन मेडवल इंडिया। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ऐसा पूछ सकता है कि मेडवल इंडिया में गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम पे कौन से फॉरेनर आए थे, तो अल मसूदी। कौन आया था, अल मसूदी। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी जब रूल कर रही थी भारत में वेस्टर्न साइड में, तो कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, अल मसूदी आए थे। ठीक,
चलिए अब हम एक एक करके किंग्स को देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारास के जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं इसमें, नागभट्टा फर्स्ट, जिनका टाइम लाइक क्या था 730 से 760। मोस्ट फेमस प्रतिहारास किंग नोन फॉर द कंटेनिंग अरब आर्मीज। प्रतिहारा किंग में मोस्ट फेमस कौन है, नागभट्टा फर्स्ट। ये सबसे ज्यादा किस लिए जाने जाते थे, क्योंकि ये अरब आर्मीज को रखते थे। ठीक है, तो ये इनका क्या था, एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। नागभट्टा फर्स्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि इनके टाइम पे अरब आर्मीज प्रेजेंट रहती थी। ठीक, ये क्या किए थे, राष्ट्रकूटा के किंग ध्रुव को डिफीट किए थे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नागभट्टा से रिलेटेड। नागभट्टा फर्स्ट किससे है, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से। देखो यूपीएससी डायरेक्टली कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये किंग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, वत्सराज, जिसका टाइम लाइक क्या है 780 से 800। ठीक, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वेस्टर्न यूपी में ये जो कन्नौज एरिया है उसको अपना कैपिटल बनाए थे। देखो यहाँ से वत्सराज, अब कन्नौज का इंपॉर्टेंस समझने लगे। अब धीरे धीरे करके कन्नौज पे क्या होगा, मतलब कि लोग कन्नौज के लिए लड़ने लगे। तो वत्सराज ने क्या किया था कि वेस्टर्न यूपी का जो कन्नौज एरिया है उसको अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, expansionist policy brought him into conflict with Dharampala and Pala king, Dharampala, the Pala king and Rashtrakuta king Dhruv। देखो वत्सराज कौन सी पॉलिसी यूज करते थे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या है, पहले यहाँ रूल करना, फिर धीरे धीरे करके अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, मतलब कि बढ़ाना। तो वत्सराज क्या कर रहे थे, कन्नौज एरिया में रूल कर रहे थे और धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये दूसरे जो किंग थे, जैसे कि ईस्ट में जो पाला रूल करते थे और डेक्कन में जो राष्ट्रकूट रूल करते थे, उनसे इनका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया और यहाँ से ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिगिन हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो वत्सराज की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी लड़ाई होती थी किससे, पाला किंग धर्मपाला और राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव। क्यों, क्योंकि ये इनके एरिया में धीरे धीरे करके इन दोनों लोग के एरिया में एंटर करने लगे थे। एक्सपेंशन का मतलब भी वही होता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब भी वही होता है कि एक्सपेंशन करना। तो जब उनके एरियाज में घुसना शुरू किए तो यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जो कि 350 सालों तक चला, 350 ईयर्स तक चला था। ठीक है, Vatsaraj defeated Pala ruler Dharampala and Danti Durga the Rashtrakutas king for the control of Kannauj। कन्नौज पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए वत्सराज ने सबको डिफीट किया। पाला रूलर धर्मपाला को भी डिफीट किया और दंत दुर्गा जो कि राष्ट्रकूटा किंग थे उसको भी डिफीट किया। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वत्सराज जो है वो कन्नौज को अपने अंडर में रखे थे। मतलब कि वत्सराज के टाइम पे कन्नौज किसके पास था, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के पास था, क्योंकि वत्सराज कन्नौज पे अपना जो हुक्म होता है वो चलाए रखने के लिए, मतलब कन्नौज को अपने अंडर में रखे, अपने अंडर में बनाए रखने के लिए राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा को भी हराए थे और पाला रूलर धर्मपाला को भी हराए थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वत्सराज वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम नागभट्टा सेकंड को देखते हैं। देखो नागभट्टा फर्स्ट को हमने देखा, वत्सराज को देखा और अब थर्ड हम क्या देखेंगे, नागभट्टा सेकंड को देखें, जिसका टाइम लाइक क्या था 805 से 833। ठीक है, ही कॉन्कर्ड कन्नौज एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन एज फार एज बिहार फ्रॉम द पालाज एंड अगेन चेक द मुस्लिम इन द वेस्ट। देखो नागभट्टा सेकंड ने क्या किया, कन्नौज को तो अपने अंडर में रखे ही थे। ठीक है, कन्नौज पे तो अपना कॉन्क्वेट किया ही थे, बट धीरे धीरे करके जो पाला रूलर के अंडर में बिहार एरिया था उसको भी धीरे धीरे करके ये अपने टेरिटरी के अंदर एक्वायर कर लिए। ठीक, बट हुआ क्या था, अब नागभट्टा सेकंड के टाइम में वेस्ट से मुस्लिम्स का इन्वेजन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, वेस्ट से मुस्लिम अब जो है एंटर करने की कोशिश करने लगे, चेक करने लगे। तो नागभट्टा सेकंड का मेन क्या था कि कन्नौज को तो इन्होंने कॉन्कर किया था, पाला डायनेस्टी जहां रूल करती थी, मतलब बिहार एरिया, वो भी धीरे धीरे करके कॉन्कर्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वेस्ट में यहाँ से मुस्लिम आने लगी। ठीक, ही रीबिल्ड द शिवा टेम्पल एट सोमनाथ इन गुजरात विच हैड बीन डिमोलिश्ड इन अरब रेड फ्रॉम सिंध। देखो अरब रेड की वजह से जो गुजरात में सोमनाथ, जो गुजरात के सोमनाथ में शिव टेम्पल था जो कि खराब हो गया था, एकदम डिमोलिस्ड हो गया था, उसको नागभट्टा सेकंड ने क्या करवाया था, रीबिल्ड करवाया था। तो गुजरात के सोमनाथ में जो शिव टेम्पल था जो कि खराब हो गया था, डिमोलिस्ड हो गया था, किसकी वजह से, अरब रेड की वजह से, उसको नागभट्टा सेकंड ने क्या किया, रीबिल्ड करवाया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, कन्नौज को तो अपने पास रखे ही थे, पालास का भी जो एरिया था बिहार वाला उसको भी ले लिए, लेकिन हाँ ये हुआ कि वेस्ट से अरब का इन्वेजन धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लगा, अरब चेक करने लगे और इन्होंने एक मेन काम क्या किया था, गुजरात के सोमनाथ का जो शिव टेम्पल था जो कि खराब हो गया था, अरब रेड की वजह से डिमोलिस्ड हो गया था, उसको ये रिबिल्ड करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम किसको देखते हैं, भोज फर्स्ट, जिसको मिहिर भोज भी कहते हैं। टाइम
836 से 885। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा, गॉट विक्ट्रीज ओवर पालास एंड राष्ट्रकूटास। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के, तो इसको इनको ध्यान दीजिएगा। भोज फर्स्ट, जिसको मिहिर भोज भी कहते हैं, ये क्या किए थे, ये धीरे धीरे करके पालाज और राष्ट्रकूटास को पूरी तरीके से हरा दिए थे। ठीक है, कैपिटल इनके टाइम पे कन्नौज हुआ करता था, जिसको और क्या कहा जाता है, महोदया। तो ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि महोदया मेडुअल टाइम में किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, कन्नौज को। कन्नौज को मेडुअल टाइम पे क्या कहा जाता था, महोदया। ठीक है, डिवोटी ऑफ विष्णु अडॉप्टेड द टाइटल आदिवरा। आदिवरा, जो मिहिर भोजा या भोजा फर्स्ट जिनको कहा जाता था, वो क्या थे, विष्णु के डिवोटी थे, और इन्हें कौन सा टाइटल मिला था, आदिवारा का टाइटल भी मिला था। ठीक है, देखो, जो भोज फर्स्ट, मिहिर भोज जिनको कहा जाता था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे करके पालास और राष्ट्रकूटास को पूरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया था, और इनके टाइम पे कन्नौज को और क्या कहा जाता था, महोदया कहा जाता था। ठीक है, विष्णु के डिवोटी हुआ करते थे, और इसी वजह से इन्हें टाइटल भी मिला था, किसका, आदिवारा का टाइटल। ठीक, Pratiharas were wiped out from political scenario by Ghaznavids in medieval India, and their rule was succeeded by Chauhan in Rajputanas, Chalukyas और सोलंकी in Gujarat and Paramara इन मालवा इन मेडुअल इंडिया। देखो क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी था वो किसके द्वारा खत्म किया गया, किसके द्वारा वाइप आउट किया गया, गजनविट्स के द्वारा। मेडुअल इंडिया में गजनविट्स जब अटैक किए थे इंडिया पे, तो उस टाइम पे जो ये प्रतिहारा डायनेस्टी थी, इनको वाइप्ड आउट मतलब कि हटा दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक, फिर गजनविट्स भी यहाँ पे ज्यादा रूल तो की नहीं थी, तो आखिर हुआ क्या, अब जो एरिया था जहाँ गुर्जर प्रतिहारा रूल किया करता था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, जैसे कि राजपुताना एरिया जो था वो चौहान्स के द्वारा सक्सीड किया जाने लगा। ठीक है, गुजरात एरिया चालुक्याज या सोलंकीज के द्वारा सक्सीड किया जाने लगा। वहीं पे जो मालवा पोर्शन था वो परमराज द्वारा सक्सीड किया जाने लगा। ठीक, तो आई होप जो रूलर्स रहे हैं गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के, वो आप लोगों को समझ में आए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पालास को देखते हैं। तो अभी हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के एक जो पार्टी थी, कौन, गुर्जर प्रतिहारा, उसको हमने देख लिया। दूसरी हमारी क्या है, पालास। ये कहाँ पे रूल करती थी, ईस्ट बंगाल में। ठीक है, बंगाल्स गोल्डन एरा भी, जब पालास बंगाल में रूल करते थे तो उनको क्या कहते हैं, बंगाल का गोल्डन एरा भी। टाइम लैग क्या था, 750 से 1150। तीनों लोगों का टाइम लैग नियर अबाउट सेम था, तीनों जो डायनेस्टी थी उनका टाइम लैग नियर अबाउट सेम था, तभी तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए लड़ाई हो रही थी। इस टाइम पे सबसे मेनली क्या हुआ था, बुद्धिज्म फ्लोरिश किया था, ट्रेड और कल्चर भी बहुत सही हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं, पालास डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, गोपाला। कब फाउंड किए थे, 750 एडी में। ठीक, इनका कैपिटल क्या हुआ करता था, मुदगिरी, जिसको मुंगेर भी कहते हैं, बिहार में है, वो पाला डायनेस्टी का क्या हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, पाला किंगडम इंक्लूड बंगाल एंड बिहार, विच इंक्लूडेड मेजर सिटीज ऑफ पाटलिपुत्रा, विक्रमपुरा, मोंगहीर और ताम्रलिप्ति। मतलब कि बंगाल और बिहार का एरिया जो है वो किसके अंडर में था उस टाइम पे, 750 से 1150, मतलब कि 1150 में किसके अंडर में था, ये पाला डायनेस्टी के अंडर में था। ठीक, अब ये जो पाला डायनेस्टी था वो क्या फॉलो करता था, महायान बुद्धिज्म को फॉलो करता था, और तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो ऐसा पूछ सकता है कि जो पाला डायनेस्टी के रूलर्स थे वो क्या फॉलो करते थे, मतलब कि पाला डायनेस्टी क्या फॉलो करता था, महायान बुद्धिज्म, तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, पाला हैड क्लोज कल्चरल रिलेशन विद तिब्बत। तिब्बत के साथ पालास का बहुत अच्छा मतलब कि पॉजिटिव कल्चरल रिलेशन भी हुआ करता था। ठीक है, देखो, नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर संत रक्षित एंड दीपांकरा वर इनवाइटेड टू तिब्बत। तिब्बत के साथ पालास का अच्छा खासा पॉजिटिव रिलेशन था, तो तिब्बत से दो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को बुलाया गया, किसको किसको, संत रक्षित और दीपांकरा को। ठीक है, जो जो क्या किए थे, न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन को इंट्रोड्यूस किए थे तिब्बत में। ठीक, इनका ट्रेड कॉन्टैक्ट और कल्चरल लिंक क्लोज और किसके साथ था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। मतलब कि पालास का सबके साथ पॉजिटिव रिलेशन था, जैसा कि अभी ऊपर हमने तिब्बत के साथ देख ही लिया, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया के भी साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट और कल्चरल लिंक्स क्लोज थे। ठीक, शैलेंद्र डायनेस्टी बुद्धिस्ट विच हैज रूल्ड ओवर मलय, जावा, सुमात्रा सेंड मेनी एम्बेसीज टू द पाला कोर्ट। रीजन था क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से अच्छा खासा इनका ट्रेड कॉन्टैक्ट और कल्चरल लिंक था। तो क्या होता था, शैलेंद्र डायनेस्टी जो कि एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, वो कहाँ रूल करती थी, मलय, जावा, सुमात्रा एरिया में ये रूल करती थी। तो ये क्या करती थी, पाला कोर्ट्स में अपने बहुत सारे एम्बेसीज को भेजा करती थी। ठीक है, पाला पीरियड इज कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। बंगाल में पाला पीरियड को गोल्डन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, गोल्डन पीरियड के नाम से। पाला आर्मी वर फेमस फॉर इट्स वास्ट वॉर एलिफेंट कैवेलरी। पाला आर्मी
क्यों जाने जाते थे? क्योंकि एलिफेंट कैवेलरी इस आर्मी में बहुत ज्यादा थे। ठीक है। अरब मर्चेंट सुलेमान हैड विजिटेड द पाला किंगडम। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है कि जो सुलेमान थे वो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कहाँ गए थे, तो ये अरब मर्चेंट थे, यहाँ से ये क्लियर हुआ। दूसरा पूछ सकता है कि ये किसके टाइम पे विजिट किए थे, तो ये पाला किंगडम में ये विजिट किए थे। ठीक ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अरब मर्चेंट सुलेमान कब विजिट किए थे, पाला किंगडम में विजिट किए थे। ठीक है। पालास पावर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सेना डायनेस्टी अंडर विजय सेन। अब देखो पाला डायनेस्टी कैसे खत्म हुई, कैसे डिस्ट्रॉय हुई, सेन डायनेस्टी के अंडर में पाला डायनेस्टी, मतलब जबकि सेन डायनेस्टी रूल करना स्टार्ट की, वो अपना एक्सपेंशन स्टार्ट की, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके पाला डायनेस्टी बंगाल की डिक्लाइन कर गई। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पाला डायनेस्टी के रूलर्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाउंडर कौन है, गोपाला, जिनका टाइम लैग क्या है, अराउंड 750 CE। ठीक है। एज पर कालिमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्मपाला ही फाउंडेड पाला डायनेस्टी। जो खालिमपुर, कालिम नहीं खालिमपुर है, जो खालिमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन है उससे ये पता चलता है कि पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं, गोपाला। ठीक है। रिप्लेसिंग लेटर गुप्ता ऑफ मगध एंड खदगा डायनेस्टी। जो लेटर गुप्ता मगध एरिया में जो लेटर गुप्ता रूल कर रहे थे उनको रिप्लेस करके गोपाला ने पाला डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। ठीक। बिल्ड फेमस ओदांतपुरी मोनास्ट्री एट बिहार। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओदांतपुरी मोनास्ट्री कौन बनवाया था, गोपाला बनवाए थे, जो कि पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जो सबसे बड़ा है वो क्या है, ओदांतपुरी मोनास्ट्री है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बनवाया कौन था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मपाला। गोपाला के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम धर्मपाला को देखते हैं। इनका टाइम लैग 770 से 810। ठीक। डिफीटेड बाई राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव एंड प्रतिहारा किंग नागभट्टा सेकेंड। देखो जब कन्नौज के लिए क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, तो क्या हुआ, धर्मपाला को राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव और प्रतिहारा किंग नागभट्टा सेकेंड ने हरा दिया था। ठीक है। फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नियर भागलपुर बिहार। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धर्मपाला से रिलेटेड, याद रखिएगा। धर्मपाला ने क्या किया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको फाउंड किया था। ठीक। और सोमपुरी मोनास्ट्री को बिल्ड किया था। रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किए थे, रिवाइव भी किए थे। तो धर्मपाला के बारे में क्या हमने देखा, ये राष्ट्रकूटा किंग जो ध्रुव थे और प्रतिहारा किंग नागभट्टा सेकेंड, दोनों ने धर्मपाला को हराया था। किस लिए हराए थे, क्योंकि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था ना कन्नौज को लेकर के, उसमें हराए थे। ठीक है। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था और सोमपुरी मोनास्ट्री को बिल्ड करवाया था। ठीक। नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव भी करवाया था। ठीक है। अब पाला डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवपाला को हम देखते हैं, जिनका टाइम लैग क्या था, 810 से 850। एक्सपेंडेड द एम्पायर इन ईस्ट इंक्लूडिंग असम। ये ईस्ट की तरफ अपना एम्पायर और एक्सपेंड किए और असम वगैरह को भी ऐड ऑन कर लिए थे। ठीक है। हिज इंस्क्रिप्शन प्रोक्लेम हिज विक्ट्री ओवर ह्यूनाज, गुर्जाराज एंड द्रविड्स। इनका जो इंस्क्रिप्शन है, देवपाला का जो इंस्क्रिप्शन है, वो क्या शो करता है, इनका विक्ट्री किस पे, मतलब कि ये किससे किससे जीते थे, हुनाज से जीते थे। गुर्जाराज, जो यहाँ पे गुर्जाराज हरा दिए थे धर्मपाला को, उन गुर्जाराज से देवपाला जीते थे, और द्रविड़ाज से जीते थे। ठीक है। हिज कोर्ट पोएट वॉज बुद्धिस्ट स्कॉलर वज्रदत्ता, ऑथर ऑफ लोकेश्वर स्तका। ठीक है। तो देवपाला के कोर्ट पोएट क्या थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जिनका नाम क्या था, वज्रदत्ता। ये किसके ऑथर थे, लोकेश्वर स्तका जो किताब थी उसके स्कॉलर थे। ठीक है। तो आई होप पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमने अभी क्या क्या देखा, पालास को देखा और गुर्जर प्रतिहारास को देख लिया। ठीक है। ट्राइपार्टाइट में 3 लोग थे, तो 2 को तो हमने देख लिया। अब थर्ड हम देखते हैं राष्ट्रकूटास, जो कि कहाँ पे रूल करते थे, डेक्कन पोर्शन में रूल करते थे। टाइम लैग 752 से 973। मेडुअल इंडिया राष्ट्रकूटा मीनिंग द चीफ ऑफ अ राष्ट्र। राष्ट्रकूटा का मतलब क्या था, चीफ ऑफ राष्ट्र। दे कंसिडर्ड एज द फ्यूडिटरी ऑफ चालुक्यास। ये चालुक्यास के फ्यूडिटरी हुआ करते थे। कैपिटल कहाँ था, मानखेतरा या मालखेड़ जिसको कहते हैं। राष्ट्रकूटा फाउट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेनगी एंड पल्लवास ऑफ कांची एंड पांड्या ऑफ मदुरई। राष्ट्रकूटा की लड़ाई इन तीनों लोग से रेगुलर होती थी। किससे किससे, वेनगी के चालुक्यास से, पल्लवास से और मदुरई के पांड्यास से। इन तीनों से राष्ट्रकूटा की जो लड़ाई थी कॉन्स्टेंटली हुआ करती थी। रीज़न था क्योंकि ये लोग साउथ में रूल करते थे, वहीं पे राष्ट्रकूटास डेक्कन में रूल करते थे, तो आसपास थे ना, तो आपस में लड़ाई होती थी। ठीक है। कृष्णा थर्ड वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास का लास्ट रूलर कौन था, कृष्णा थर्ड, नाम याद रखिएगा। इन 972 CE कैपिटल सिटी वॉज बर्न टू एशेज बाय यूनाइटेड स्टेट। दिस मार्क्स द एंड ऑफ राष्ट्रकूटा। हुआ क्या था,
1972 972 सीई में क्या हुआ था, जो कैपिटल सिटी थी राष्ट्रकूटास की वो जला दी गई थी। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। यहाँ से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी खत्म हो गई। ठीक, दे वर टॉलरेंट इन देयर रिलीजियन व्यूज एंड पैट्रोनाइज्ड शाविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म इन मेडवल इंडिया। तो ये राष्ट्रकूटास जो थे वो काफ़ी सॉफ्ट नेचर थे, मतलब रिलीजियस को लेकर के काफ़ी सॉफ्टली रहते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड थे रिलीजियस को लेकर के। तो ये इनमें जो जैसा मान सके, तो कुछ लोग सैविज्म को भी फॉलो करते थे, कुछ वैष्णविज्म, कुछ जैनिज्म। ठीक है, तो राष्ट्रकूटास के बारे में एक ओवरव्यू हम जो था वो हमने ले लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्या देखते हैं, रूलर्स को देखते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। सबसे पहले दंती दुर्गा, टाइम लैग 753 से 756, सिर्फ 3 साल का। ठीक है, फिडिट्री ऑफ चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन सेकंड। चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन सेकंड के ये क्या थे? फिडिट्री हुआ करते थे। ठीक है, यही राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडेशन किए थे। तो से पूछ सकता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं? तो दंती दुर्गा। ठीक है, नेक्स्ट कृष्णा फर्स्ट, जिनका टाइम लैग क्या था? 756 से 774। तो यहाँ से ऐसे लर्न कर सकते हैं ना कि जो कृष्णा थर्ड थे ये लास्ट रूलर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। ठीक है, एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड कोंकण अंडर हिज रूल। कृष्णा फर्स्ट के रूल में क्या था, जो एम्पायर था वो थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सटेंड हुआ, मतलब कि और बड़ा हुआ, और जो कर्नाटका वगैरह का एरिया था वो पूरा इनके कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, गेव द फाइनल ब्लो टू पल्लवास। रॉक कट कैलाश नाथा शिवा टेम्पल एट एलोरा के वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन। ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो कैलाश नाथ शिव टेम्पल है एलोरा में, वो किसके टाइम पे बना था? कृष्णा फर्स्ट के टाइम पे बना था। तो ये ध्यान दीजिएगा, रॉक कट कैलाश नाथ शिव टेम्पल जो है एलोरा में, वो किसके टाइम लैग के में बना था, मतलब कि किसके रेन में बना था? कृष्णा फर्स्ट के रेन में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ध्रुव, जिसका टाइम पीरियड 780 से 793। ही लेड सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू कन्नौज। देखो ध्रुव, यही अभी हम पीछे भी देखते आए हैं, ये हारे भी और हराए भी हैं। तो ये कन्नौज की तरफ बढ़े थे। ठीक है, डिफीटेड नागभट्टा सेकेंड एंड धर्मपाला। प्रतिहारा डायनेस्टी के जो नागभट्टा सेकेंड थे उनको भी हराए थे, और पाला डायनेस्टी के धर्मपाला को भी हराए थे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्रुव के पहले कोई भी कन्नौज की तरफ नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, बट ध्रुव जब आए तो ये कन्नौज की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, फिर नेक्स्ट अमोघ वर्ष फर्स्ट, जिनका टाइम लैग 814 से 878, कॉल्ड एज अशोका ऑफ साउथ। इनको क्या कहा जाता था? अमोघ वर्ष फर्स्ट को क्या कहा जाता था? अशोका ऑफ साउथ, एंड ऑल्सो कंपेयर टू द गुप्ता किंग विक्रमादित्य। तो अमोघ वर्ष एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, इन्हें साउथ का अशोका नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और जो गुप्ता किंग विक्रमादित्य हैं उनसे भी इनका कंपैरिजन किया जाता था। किसका? अमोघ वर्ष फर्स्ट का। ठीक है, बिल्ट अ न्यू कैपिटल सिटी एट मनखेड़ा। मनखेड़ा में, मतलब जो अभी मॉडर्न टाइम मलखेड़ है, वहाँ पे ये अपना कैपिटल सिटी बनाए थे। डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्यास, मेंटेड फ्रेंडली रिलेशन विथ नेबर्स। ईस्टर्न चालुक्यास को हराए थे और अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ इनका फ्रेंडली रिलेशन हुआ करता था। ये कुछ चीज़ें भी लिखे थे, जैसे कि कविराज मार्ग कन्नड़ में, एंड प्रश्नोत्तर रत्नामलिक संस्कृत में। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या क्या लिखे थे? कविराज मार्ग जो कि कन्नड़ में था, और प्रश्नोत्तर रत्नामलिक जो कि संस्कृत में था। ठीक है, तो अमोघ वर्ष का ये दोनों बुक्स है, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्या फॉलो करते थे? जैनिज्म को फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूटा किंग के बारे में भी हमने अच्छे से देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो क्या था, ये कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। यहाँ पे हमने चार्ट दे दिया है, जैसे कवि रहस्य, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हालुध्या द्वारा। ठीक है, परस्व बुद्ध किसके द्वारा? जीनसेन द्वारा। आदि पुराना गुणभद्र द्वारा। अमोघ वीर्ति सक्तन्य द्वारा। गणित सरम वीराचार्य द्वारा लिखा गया है। नलम चापू त्रिविक्रम भत्ता द्वारा लिखा गया है। विक्रम सेन विजय पंपा, और लास्ट शांति पुराना पूना द्वारा लिखा गया है। तो ये राइटर्स के नेम है, ये बुक्स के नेम है, जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखो अभी तक क्या था, जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन था वो हमने देख लिया। नॉर्थ इंडिया में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था 3 लोगों के बीच में। किसमें और क्यों चल रहा था? ये यहाँ पे कन्नौज था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हो गया था, ट्रेडिंग सेंटर भी था, कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी सही था, मतलब हर चीज़ के लिए सही था। इसलिए कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी। किससे किससे? ईस्ट में पालास से, वेस्ट में गुर्जर प्रतिहारास से, वहीं डेक्कन पार्ट में कौन था? राष्ट्रकूटास से। ठीक है, तो नॉर्थ में ये चल रहा था। कब? हर्षवर्धन के बाद। ठीक है, जब हर्षवर्धन एम्पायर डिक्लाइन किया तो नॉर्थ में ये चल रहा था, और वहीं साउथ में क्या चल रहा था?
यहाँ पे चोलाज वगैरह थे। तो हमने नॉर्थ का पोर्शन कवर कर लिया, अब हम क्या कवर करेंगे, साउथ के पोर्शन को। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम साउथ के पोर्शन को देखते हैं कि हर्षवर्धन के डिक्लाइनेशन के बाद साउथ में क्या हुआ। अब हम देखते हैं चोला डायनेस्टी को। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 985 से 1044। ठीक, इन्हें इम्पीरियल चोला नाम से भी जाना जाता था, इंपीरियल चोला ऑफ तंजोर। ठीक है, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, फाउंडर कौन थे, विजयालया, हु वाज एट फर्स्ट फेडिटरी ऑफ पल्लवास। देखो मोस्टली क्या हुआ था, मेडुअल इंडिया में जो भी अपना नया डायनेस्टी बना रहा था, एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था, वो पुरानी डायनेस्टी का जरूर कहीं ना कहीं फेडिटरी था। ठीक है, इसीलिए कहा गया, ये कब से स्टार्ट हुआ, गुप्ता पीरियड से। इसीलिए कहा गया ना कि मेन रीज़न क्या था डिक्लाइनेशन का, फ्यूडल वाला जो फ्यूडल सिस्टम था, ये मेन रीज़न था डायनेस्टीज का डिक्लाइनेशन का। ठीक, तो जैसे ये जो चोला डायनेस्टी है, इनके फाउंडर कौन रहे, विजयालया, ये भी पल्लवास के फेडरेटरी हुआ करते थे। ठीक है, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला वॉज राजराज एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट। जो चोला डायनेस्टी के जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट किंग थे, कौन थे, राजराजा और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट। यूज ऑफ अग्रहता, अग्रहता का मतलब क्या होता है, पर्सियन व्हील। देखो जो भी वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछ लेता है, अग्रहता पूछ चुका है। ठीक है, तो यूज ऑफ अग्रहता, जिसको पर्सियन व्हील भी कहते हैं, ऑल्सो फैसिलिटेटेड द ऑलरेडी established स्मूथ इरिगेशन नेटवर्क ऑफ टैंक, कैनाल्स, वेल्स एंड स्लूसेस। ठीक, अब चलिए देखते हैं हम सबसे पहले क्या देखेंगे, चोला डायनेस्टी के रूलर्स को देखेंगे। ठीक है, तो राजराज फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड 985 से 1014 AD था। देखते हैं, ग्रेटेस्ट चोला रूलर हु हेल्प्ड रेज चोला एम्पायर एज द लार्जेस्ट डोमिनियन इन साउथ इंडिया। तो चोला रूलर जो थे, ये जो चोला एम्पायर था, उनमें ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, राजराज फर्स्ट थे। ठीक है, क्यों थे, क्योंकि ये धीरे धीरे करके अपने एम्पायर को एक्सटेंड किए थे और पूरे साउथ इंडिया में एक्वायर कर लिए थे। पूरा साउथ इंडिया जो था वो अपने एम्पायर के अंडर में कवर कर लिए थे। ठीक, इन्हें बहुत सारे टाइटल्स मिले थे, जैसे मुमुद्दी चोला, जैन कोंडा एंड शिवपद शेखरा। तो ये सारे टाइटल्स थे किसके, राजराज फर्स्ट के। क्या क्या, मुमुद्दी चोला, जयकोंडा एंड शिवपद शेखरा। ठीक है, ही डिफीटेड चेरा, पांड्या एंड कॉन्कर्ड मालदीव्स आइलैंड। इन्होंने चेरा और पांड्यास को भी डिफीट किया था, और जो मालदीव आइलैंड था उसको एक्वायर भी कर लिए थे, उसको जीत लिए थे। ठीक है, नवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर, मलय पेनिनसुला। जो शैलेंद्र एम्पायर था मलय पेनिनसुला में उस टाइम पे, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट क्या किए थे, राजराजा फर्स्ट ने नवल एक्सपेडिशन भी किया था। ठीक, ये अपने ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा ट्रेड को इंक्रीज किए थे, स्पेशली चाइना के साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। ठीक है, इन 1010 CE कॉन्स्ट्रक्टेड द राजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव एट तंजौर। तंजौर में जो टेम्पल है, भगवान शिव का जो टेम्पल है तंजौर में, राजेश्वरा, जिसको बृहदेश्वरा भी कहते हैं, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, चोला किंग राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। तो ये याद रखिएगा, तंजौर में जो शिव टेम्पल है, जिसका नाम क्या है, राजेश्वरा, या उसको बृहदेश्वरा भी कहते हैं, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक, राजेश्वरा एंड बृहदेश्वरा टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट लिविंग चोला टेम्पल एंड एंटर्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 1987। ग्रेटेस्ट लिविंग चोला टेम्पल, ये ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें से किसे ग्रेटेस्ट लिविंग चोला टेम्पल जाना जाता है या माना जाता है, तो राजेश्वरा, आप लोग याद रखिएगा, राजेश्वरा को ही बृहदेश्वरा भी कहते हैं। ठीक है, और 1987 में क्या हुआ था, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड भी किया गया था। ठीक, टेम्पल इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली बात है, साउथ में है तो द्रविडियन होगा। अच्छा, टेम्पल आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही होंगे ना, जैसे नॉर्थ में क्या होता है, नगारा, साउथ में द्रविड़ा, और नॉर्थ और साउथ का ऐसे जो मिक्सचर होगा वो विसारा स्टाइल टेम्पल। तो राजराज फर्स्ट कहाँ पे रूल करते थे, साउथ में। साउथ में ये टेम्पल वगैरह भी बनवाए थे। तो राजेश्वरा टेम्पल किस पे बेस्ड है, द्रविडियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक, डेवलप्ड रेवेन्यू सिस्टम वेयर लैंड वॉज सर्वेव्ड एंड देन रेवेन्यू वॉज असेस्ड। देखो ये क्या किए थे, ये रेवेन्यू सिस्टम को और भी डेवलप किए थे। अभी तक लैंड पे डायरेक्टली टैक्स लिया जाता था, बट इनके टाइम पे क्या हुआ, लैंड का सर्वे करके, जैसे कि उस लैंड की फर्टिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे रेवेन्यू वगैरह लिया जाता था। ठीक, तो ही वॉज रिफर्ड टू एज उल्कलंदा पेरुमल द ग्रेट हु मेजर्ड द अर्थ। तो इसीलिए राजराज फर्स्ट को क्या कहा जाता था, उल्कलंदा पेरुमल, मतलब कि वह एक पर्सन वह जो कि अर्थ को ही मेजर कर लेता है। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये क्या किए थे, लैंड को मेजर करके, उनको सर्वे करके, उस चीज़ का सर्वे करके कि मतलब कि वहाँ की फर्टिलिटी कैसी है और बाकी सारी चीज़ें, उस बेसिस पर रेवेन्यू असेस्ट करते थे। ठीक है, तो आई होप ये राजराज फर्स्ट वाला जो सीन है ये आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 1014 से 1044 AD।
1014 से 1044 AD। ये कौन थे? राजराज फर्स्ट के बेटे थे, राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, ये क्या किए थे? पूरे श्रीलंका को एक्वायर कर लिए थे, श्रीलंका के किंग को डिफीट किए थे और पूरे श्रीलंका को धीरे धीरे करके एक्वायर कर लिए थे। ठीक, मेड द चोला नेवी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया एंड बे ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू अ चोला लेक। देखो, राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे जो चोला नेवी था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे थे। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल को क्या किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिए थे? चोला लेक। तो पूछ सकता है ना कि चोला लेक किसको कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल को कहा जाता था। और किसने कन्वर्ट किया था बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में? तो राजेंद्र फर्स्ट, जो कि राजा फर्स्ट के बेटे थे। ठीक है, इन्हें भी बहुत सारा टाइटल मिला, जैसे राजा फर्स्ट को टाइटल मिला था वैसे राजेंद्र फर्स्ट को भी बहुत सारे टाइटल मिले, जैसे कि गंगईकोंड चोला। ठीक है, तो इस जो ये टाइटल मिला था, इस टाइटल के बेसिस पे इन्होंने एक सिटी भी बिल्ड करवाई थी। कौन सी? गंगईकोंड चोलापुरम। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि राजेंद्र फर्स्ट को टाइटल क्या मिला था? गंगईकोंड चोला। और इसी सिटी के नाम पर ये क्या किए थे? गंगईकोंड चोलापुरम, सॉरी, इसी टाइटल के नाम पे ये एक सिटी बिल्ड करवाए थे जिसका नाम क्या था? गंगईकोंड चोलापुरम। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड नोन एज पंडिता चोला। इनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इनकरेज किए थे। ठीक, तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में समझ में आया। देखो, चोला डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन रहे? राजेंद्र थर्ड, जिसको क्या हुआ? लेटर पांड्या कॉन्कर्ड द चोला एम्पायर, जिसको कौन हराया था? पांड्याज हराए थे। और बाद में जो चोला एम्पायर था वो किसके अंडर में आ गया था? पांड्याज के अंडर में आ गया था। ठीक, तो इंपॉर्टेंट राजराजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट थे जिनके बारे में हमने देख लिया। लास्ट रूलर कौन था चोला एम्पायर के लास्ट रूलर कौन था चोला एम्पायर का? ये भी हमने देख लिया, राजेंद्र थर्ड। ठीक है, जिसको हराया कौन था? पांड्याज। और बाद में चल करके चोला एम्पायर जो था वो किसके अंडर में आ गया था? पांड्याज के अंडर में आ गया था। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी मीनिंग्स के साथ इसको देख लीजिए। जैसे कि कैकोल पेरू मडई, कैकोल पेरू मडई, इसका मतलब रॉयल ट्रूप्स। ठीक है, वेलई कक्कर, वेलई करर, वेलई करर। देखो, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि इस पे यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे दे देगा वेलई करर, इसका मतलब क्या है? पर्सन ट्रूप्स टू बी डिफेंड किंग। ठीक है, कदाग्राम मिलिट्री कंटोनमेंट। नेक्स्ट, पूर्वु वनीथ नक्कलम, तो इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्वु वनीथ नक्कलम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पेरुआझीस, जिसको ट्रंक रोड कहते थे, पेरुआझीस। ठीक है, ट्रंक रोड। तो ये 5 है, थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट करने में डिफिकल्टीज होंगी बट लर्न करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब चोलास एडमिनिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? किंग की हेल्प करने के लिए एक मिनिस्टर्स की काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन थे इसमें? पेरुदंडनम और सेरुदंडनम। ये पेरुदंडनम और सेरुदंडनम इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे जो कि किसमें थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो किंग की हेल्प किया करते थे। ठीक है, एम्पायर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे कि मंडलम, वालानाडूस। देखो, ये रहा एक एम्पायर। ठीक है, ये पहले एक पार्ट में डिवाइड, मतलब ऐसे पार्ट्स में डिवाइड था, इसको क्या कहते थे? मंडलम, मंडलम। फिर मंडलम डिवाइडेड, मंडलम किस पार्ट्स में डिवाइडेड होता था? वालानाडू, वालानाडूज में। ठीक है, अब वालानाडूज भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड, किसमें? जिन्हें क्या कहा जाता था? नाडूज। और नाडूज ऑटोनमस विलेज में डिवाइडेड हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, 1 2 3 4, ये सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था जिनको मंडलम्स कहते थे, मंडलम्स फर्दर डिवाइडेड था जिसको वालानाडूज कहते थे, वालानाडूज फर्दर डिवाइडेड था जिनको नाडूज कहते थे, और नाडूज किस में डिवाइडेड थे? ऑटोनमस विलेज में डिवाइडेड थे। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चोला रूल। चोला रूल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोला टाइम का, चोला रूल का इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। ठीक है, उत्तिरामुर इंस्क्रिप्शन गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। उरनट्टम, अ रेसिडेंशियल पोर्शन ऑफ सिटी। उरनट्टम किसे कहा जाता था? सिटी में जो रेसिडेंशियल, मतलब कि जहाँ लोग रहते थे, शहर में जो रेसिडेंशियल पर्पस था, जहाँ लोग रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? उरनट्टम। उर का मतलब, यहाँ पे ये जो उर है, जनरल असेंबली ऑफ विलेज एंड सभा वॉज गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन इन ब्राह्मण विलेज। ठीक, अग्रहरा का मतलब रेंट फ्री विलेज विद ऑटोनॉमी, मतलब कि जिस विलेज पे रेंट वगैरह नहीं लगता था उसे क्या कहते थे? अग्रहरा। तो यहाँ पे सारे वर्ड्स ही हैं, समझिए। अच्छा, इनकम का सोर्स इस टाइम पे चोला एम्पायर में इनकम का सोर्स क्या हुआ करता था? अभी जैसा हमने पीछे देखा, लैंड को क्या करते थे? सर्वे करते थे, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू वगैरह लेते थे। तो इसका मतलब एक तो रेवेन्यू हुआ। ठीक है, रेवेन्यू कितना होता था? प्रोड्यूस का 1/6, जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 ये रेवेन्यू पेड करते थे।
जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 रेवेन्यू पेड होता था। कब? चोला एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। ड्यूज वर लेविव्ड ऑन सेरेमोनियल ओकेजन लाइक मैरिज वगैरह। हाँ देखो, एक तो रेवेन्यू था इनका सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि रेवेन्यू लेते थे जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/6। दूसरा क्या था, कोई सेरेमोनियल ओकेजन वगैरह होता था जैसे कि मान लो शादी वगैरह, तो उस टाइम पे ये ड्यूज़ वगैरह भी लिया करते थे, ड्यूज़ लगता था, ठीक है। तो ये सब क्या था, सोर्स ऑफ इनकम था चोला टाइम का। तो आई होप आप लोगों को चोला एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं, चोलास पीरियड की सोसाइटी को देखते हैं, ठीक है। डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन, सोसाइटी क्या थी, कास्ट लाइन्स में डिवाइडेड थी। पेरियार एंड वेल्लालाज, पेरियार का मतलब अनटचेबल्स, वेल्लालाज फार्मिंग ग्रुप। तो ये ध्यान रखिएगा, वेल्लालाज किसको कहते थे, फार्मिंग ग्रुप को, पेरियार अनटचेबल्स को, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ सुप्रा कास्ट डिक्टोमी, इदांगी लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग और वालांगी राइट हैंड ग्रुपिंग। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मतलब, इदांगी का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग, मतलब कि कंसिस्टेंट मेनली ऑफ आर्टिजनल एंड ट्रेडिंग ग्रुप। जो आर्टिजन्स वगैरह ट्रेडिंग ग्रुप वगैरह होते थे उनको क्या कहा जाता था, इदांगी, लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग। वहीं पे नेक्स्ट, जब ये लेफ्ट हो गया तो राइट हैंड कुछ होगा, राइट हैंड को क्या कहते थे, वालांगी। इसमें कौन थे, मेनली एग्रीकल्चरल ग्रुप थे, ठीक है। विमेंस वर हेड ऑफ सम विलेज एज पर सम इंस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे विमेंस की कंडीशन अभी सही थी, कुछ इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि कुछ विलेज में विमेंस हेड हुआ करती थी, इसका मतलब कि विमेंस की पोजिशन अच्छी थी तभी ना, ठीक है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम गिफ्ट टू ब्राह्मण्स टू गिफ्ट टू टेम्पल्स। अभी तक क्या होता था, ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिया जाता था, बट चोला पीरियड में क्या हुआ, टेम्पल्स में गिफ्ट जाने लगे, ब्राह्मण्स को नहीं दिया जाता था गिफ्ट, बल्कि डायरेक्टली टेम्पल्स में गिफ्ट जाने लगे थे, ठीक है। एक्सपेंशन इन अग्रेरियन इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी है उसमें बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ। अग्रहता मतलब कि पर्सियन व्हील वगैरह का यूज़ हुआ, पर्सियन व्हील किस लिए, इरीगेशन के लिए, ईजिली इरीगेशन हो सके तभी तो एग्रेरियन इकोनॉमी बढ़ेगी। देखो अच्छे से इरीगेशन होगा तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, पैसे हमारे पास ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो पैसे ज़्यादा होंगे तो मतलब कि एग्रेरियन इकोनॉमी अच्छी हुई। तो क्या था, चोला टाइम में एग्रेरियन इकोनॉमी एक्सपेंड की थी, अग्रहता वगैरह का इस्तेमाल होता था, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ वेरियस क्राफ्ट सेंटर, बहुत सारे क्राफ्ट सेंटर भी इमर्ज हुए थे, जैसे कि कांचीपुरम। यहाँ पे क्या होता था, विविंग इंडस्ट्री, ये क्या था, एक विविंग इंडस्ट्री सेंटर था, ठीक है। कुदामुक्कू वॉज अ सेंटर फॉर बेटलनट एंड अरेका नट प्रोडक्शन, मतलब कि इस टाइम पे क्या था, बहुत सारे क्राफ्ट सेंटर्स इमर्ज हुए थे, जैसे कि कांचीपुरम, कांचीपुरम में क्या होता था, विविंग सेंटर था, कांचीपुरम में विविंग सेंटर था, मतलब कि जो बुनाई वाला होता है। नेक्स्ट क्या था, कुदामुक्कू, जहाँ यहाँ पे क्या होता था, बेटल नट वगैरह या अरेका नट प्रोडक्शन होता था, ठीक। ट्रेडिंग कास्ट भी इमर्ज हुए थे, ये सारा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग कार्ड का भी ट्रेडिंग कास्ट का भी एमर्जेंस हुआ था। गर्विराज किसको कहते थे, नॉर्दर्न मर्चेंट्स माइग्रेटेड साउथवर्ड। गौड़ास, गौवंडास जिसको क्या कहा जाता था, ओरिजिनली कल्टीवेटर्स, मतलब कि बहुत सारे ट्रेडिंग कास्ट भी इमर्ज हुए थे, ठीक है। शैविज्म वैष्णविज्म दोनों यहाँ पे फॉलो होता था, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप शैविज्म ही करो या वैष्णविज्म ही करो, दोनों फॉलो होता था, ठीक। चोलास का ट्रेड रिलेशन भी बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा था, जैसे कि जावा, सुमात्रा, अरेबिया, चाइना, इन सब के साथ ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छा था। इंस्क्रिप्शन एट इनेरियम तिरुमुकडल तिरुभुवानी गिव डिटेल ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड कॉलेज। देखो कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ जगह के इंस्क्रिप्शन जैसे कि इनेरियम वगैरह में क्या पता चलता है, एजुकेशन सिस्टम और कॉलेज के बारे में भी पता चलता है। मतलब कि इन इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है कि चोला एम्पायर में एजुकेशन भी होती थी और अच्छी खासी होती थी, कॉलेज वगैरह के बारे में पता चलता है। तो आई होप सोसाइटी वाला जो पोर्शन था वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा, चोला एम्पायर के टाइम में सोसाइटी कैसी थी ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर लिटरेचर देखते हैं चोला टाइम का। देखो क्या है, साउथ में है तो इसका मतलब कि द्रविडियन टाइप टेम्पल का जो आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप है कैसा होगा, द्रविडियन टाइप होगा, ये तो कन्फर्म ही है, ठीक है। चोला किंग बिल्ट लॉफ्टी टेम्पल एंड इनक्रिप्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल नरेटिंग देयर अचीवमेंट्स, मतलब कि बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे ये लोग, और जो स्टोरीज वगैरह होती है तो वॉल्स पे बहुत ज़्यादा नरेट हुई थी, मतलब कि वॉल्स पे लिखी हुई थी। दे ऑल्सो डिपिक्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड, तो वॉल्स पे ये स्टोरीज लिखा करते थे, काफ़ी ज़्यादा डिपिक्टेड थी, और उस टाइम की जो भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी ये लोग वॉल्स पे मेंशन करवाए थे, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम वॉज बिल्ट इन इन 8th सेंचुरी। अब देखो कौन कौन से टेम्पल बने हैं चोला टाइम के, हम ये देख लेते हैं, जैसे कि कांचीपुरम के जो कैलाशनाथ टेम्पल था वो बना था, ठीक है। ऐरवतेश्वरा टेम्पल एट गंगईकोंड चोलापुरम, नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम आर फेमस। तो कौन कौन से टेम्पल, कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल है, ऐरव
ऐरावतेश्वर टेम्पल गंगईकोंडा चोलापुरम में जो ऐरावतेश्वरा टेम्पल है वो इम्पोर्टेंट था इस टाइम का। नटराज टेम्पल जो कि चिदम्बरम में था। तो ये सारे टेम्पल्स चोला पीरियड के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स में से जाने जाते हैं। ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर वॉज बिल्ट बाई राजराज इन 1078। 1078 में बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में बनवाया गया था किसके द्वारा? राजराज। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, इसके बारे में पीछे हमने अभी देखा ही है। चोला पीरियड इज ऑल्सो रिमार्केबल फॉर इट्स स्कल्पचर एंड ब्रोंज। चोला पीरियड और किसके लिए जाना जाता है? अपने स्कल्पचर्स और ब्रोंज के लिए भी जाना जाता है। ठीक, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल क्या है स्कल्पचर्स और ब्रोंज का? जो नटराजा का फिगर मिला है, डांसिंग फिगर ऑफ नटराजा, इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है चोला पीरियड के स्कल्पचर्स और ब्रोंज का। ठीक, भारतनाट्यम एंड कथकली आर 2 टाइप्स ऑफ डांस परफॉर्म ड्यूरिंग चोला पीरियड। चोला पीरियड के दौरान मेनली 2 तरह के डांस बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए जाते थे। कौन कौन से? भारतनाट्यम और कथकली। ठीक, तो चोला, आई होप चोला पीरियड का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पोर्शन था ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। द्रविडियन टाइप में टेम्पल बनता था। कौन कौन से टेम्पल इंपॉर्टेंट और फेमस थे चोला पीरियड के वो भी हमने डिस्कस कर लिया। डांस कौन सा होता था? हाँ, स्कल्पचर्स और ब्रोंज भी इनके टाइम पे चोला पीरियड में बहुत अच्छा था। उसका एक एग्जांपल भी देखने को मिलता है डांसिंग फिगर ऑफ नटराजा का। ठीक है, चलिए तो अब हम लिटरेचर देख लेते हैं। चोला पीरियड का लिटरेचर कैसा था, क्या क्या था। ठीक, देखो, शिव कसिंतमणि किसके द्वारा लिखा गया था? तिरुथक्क देवर के द्वारा। ठीक है, तो जो बुक्स है वो किसके द्वारा लिखा गया था ये ध्यान दीजिएगा। शिवकंतस्मणि किसके द्वारा लिखा गया था? तिरुकथ देवर के द्वारा। ठीक है, रामायण कंपोज किया गया था कम्बन द्वारा। एंड पेरियापुरम और तिरुथोंडर पूर्णम बाई सेकलियर आर द 2 मास्टरपीस ऑफ दिस एज। देखो, महाभारत को तेलुगु वर्जन में कन्वर्ट किया गया था। स्टार्ट कौन किया था? ननिया महाभारत को तेलुगु वर्जन में लिखना स्टार्ट किए थे, बट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो कंप्लीट कौन किया था? तिकाना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट मुवारुला जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? ओट्टाकुटर डिपिक्ट। ठीक है, इसमें चोला किंग, 3 चोला किंग के लाइफ के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मुवारुला किसके द्वारा लिखा गया है? ओता कुतर के द्वारा। और इसमें है क्या? 3 चोला किंग के लाइफ के बारे में है। ठीक है, Nalavenba was written by Pugliandi. Pampa, Puna and Rana are considered as 3 gems of Kannada literature lived in the 10th century. तो पंपा, पूना और राणा को क्या माना जाता था? कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स। 10th सेंचुरी में कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स किसको माना जाता था? पंपा, पूना और राणा का। तो लिटरेचर पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा चोला एम्पायर भी कंप्लीट हुआ। तो मेडवल इंडिया में हमने क्या क्या देखा, पहले ये डिस्कस करते हैं। हर्षवर्धन के डिक्लाइनेशन के बाद नॉर्थ में क्या हुआ, हमने ये देखा। नॉर्थ में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल नाम से ही क्लियर हो रहा है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, इसका मतलब कि 3 लोग होंगे। तो 3 कौन कौन थे? ईस्ट से पालाज, वेस्ट से गुर्जर प्रतिहाराज, वहीं डेक्कन से राष्ट्रकूटास थे। ठीक है, नॉर्थ में तो ये चल रहा था, वहीं पे साउथ में क्या हो रहा था? चोला एम्पायर था। ठीक है, जब नॉर्थ में हर्षवर्धन एम्पायर खत्म हुआ तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, वहीं पे साउथ में क्या चल रहा था? चोला एम्पायर चल रहा था। ठीक है, अब चोला एम्पायर के कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? आखिर ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है ये खत्म कैसे हुआ? चोला एम्पायर कैसे खत्म हुआ? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ क्या कि अरब्स का इन्वेजन स्टार्ट हो गया। अरब का इन्वेजन स्टार्ट हुआ तो ये जो इंडिया में अभी तक जो रीजनल किंग्स थे वो धीरे धीरे करके खत्म, मतलब धीरे धीरे करके उनका किंगडम खत्म होने लगा। और यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ हमारा? दिल्ली सल्तनत। कब से? 1206 से 1526 AD। अब देखो, दिल्ली सल्तनत में 5 एम्पायर था। पहला स्लेव डायनेस्टी, सबसे पहला स्टार्टिंग यही था। अरब के इन्वेजन के बाद क्या था? स्टार्टिंग अरब अगर रूल करना स्टार्ट किए थे, हम ये कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम रूल भारत में स्टार्ट हुई थी तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, कब से कब तक? 1206 से 1290 CE। दूसरा खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। तीसरा तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413। चौथा सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। और लास्ट क्या था? लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी खत्म कैसे हुई थी? जब बाबर का इन्वेजन हुआ था। ठीक है, बाबर भारत में क्या किया था? अटैक किया था लोधी डायनेस्टी के टाइम पे, और धीरे धीरे करके इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो चलिए हम वीडियो में आगे देखते हैं, एक एक करके इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी, जिसको और क्या कहते हैं? गुलाम डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड 1206 से 1210 CE। ठीक है, 1206 से 1210 CE। ठीक,
देखो, फाउंडेड फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन दिल्ली सल्तनत इंडिया एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये पहले टर्किश किंगडम, भारत में पहला टर्किश किंगडम, इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये टाइटल कौन सा अज्यूम किए थे? सुल्तान का टाइटल ये अज्यूम किए थे। ठीक है, गौरी की डेथ के बाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिए थे, क्योंकि गौरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पे भेजा था? इंडिया साइड में भेजा था। तो जब गौरी की डेथ हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिए थे। ठीक है, और 1206 AD से अपना खुद का रूल स्टार्ट कर दिए थे। लाहौर को ये अपना कैपिटल बनाए थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। इन्हें क्या कहा जाता था? लाख बख्श। अच्छा, लाख बख्श जैसे नाम से क्लियर हो, लाख, तो लाख बख्श इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोनेशन करते थे, लिबरल डोनेशन बहुत ज़्यादा करते थे। बहुत कॉइन्स वगैरह भी इशू किए, गोल्ड में, सिल्वर में, बिलन में, कॉपर में, सब में ये बहुत सारे कॉइन्स को इशू भी करवाए थे। 2 मॉस्क्यू, मॉस्क्यू का मतलब जो मस्जिद होता है, तो 2 मॉस्क्यू को कंस्ट्रक्ट करवाए थे। कौन सा? कुआतुल इस्लाम, कहाँ पे? दिल्ली में, और दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जिसको कहते हैं अजमेर में। तो दिल्ली में कुआतुल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये 2 मॉस्क्यू है जो कि किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार जो आप लोग देखते हैं अभी, कुतुब मीनार, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बट ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। ठीक है, सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी के नाम पे इन्होंने ये कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, लेकिन पूरा इसका नहीं करवा पाए थे। तो इसको कंप्लीट कौन करवाया था? इल्तुतमिश। अभी 5 स्टोरीज़ का है ना, तो 1 या 2 स्टोरीज़ बस ये करवा पाए थे, बाकी का इनको कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ही पैट्रोनाइज्ड फखरुद्दीन, ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक शाही, एंड हसन नाज़मी हु रोट तजुल मसीर, द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। किसको पैट्रोनाइज करते थे? फखरुद्दीन और हसन निज़ामी को। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो भी था, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर लिया। छोटा सा ही था, मेन चीज़ें बस इसमें मेंशन की हुई हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं देखना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह, जैसा इसका नाम है आराम, तो ये बहुत ही लेजी पर्सन था और इनकेपेबल रूलर था। ठीक है, मोस्ट इनकेपेबल रूलर था, नाम से याद करिएगा, आराम शाह। आराम मतलब कि आराम ही फरमाता था, काम वगैरह नहीं करता था, बहुत ही इनकेपेबल था। ठीक, तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ, मतलब कि दामाद थे। तो पहले तो थ्रोन पे, मतलब क्राउन पे आराम शाह ही बैठे थे पहले, जो इनके डेथ के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद आराम शाह को ही राजा बनाया गया, लेकिन आराम शाह इनकेपेबल रूलर थे, तो इसलिए क्या हुआ? इल्तुतमिश को राजा बना दिया गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ किसको पढ़ेंगे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका टाइम लाइक 1210 से 1236। ये इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये इल्बरी डायनेस्टी हो गई, बट हाँ, इसको हम स्लेव डायनेस्टी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ऐबक ने इन्हें ग्वालियर का इक्तेदार अपॉइंट किया था। इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? ग्वालियर का इक्तेदार अपॉइंट किया था। ठीक, रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो दिल्ली सल्तनत एंड ऑल्सो दिल्ली। देखो, भारत में टर्किश रूल का जो रियल कंसोलिडेटर है किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाहौर से कैपिटल वगैरह को ट्रांसफ़र करके दिल्ली में किया था। अब दिल्ली सेंटर हो गया, तो इसका मतलब कि ये पूरे भारत पर राज्य कर सकते हैं। ठीक है, ही डिफीटेड रूलर ऑफ ख्वारिज्म के रूलर को ये डिफीट भी किए थे। अरबिक क्वाइनेज, भारत में अरबिक क्वाइनेज का इंट्रोडक्शन कौन करवाया था? याद रखिएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। भारत में अरबिक क्वाइनेज का इंट्रोडक्शन कौन किया था? कौन इंट्रोड्यूस किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश किए थे। ठीक है, सिल्वर टंका बिकेम अ स्टैंडर्ड कॉइन इन मेडुअल इंडिया एंड ऑल्सो इशूड कॉपर जितल। तो सब पूछ सकता है, जितल और सिल्वर टंका का मतलब क्या है? ये एक कॉइन है। ठीक है, मेडुअल इंडिया टाइम पीरियड का, मेडुअल इंडिया टाइम का सिल्वर टंका और जितल क्या है? कॉइन है। जितल कॉपर कॉइन है और टंका क्या है? सिल्वर कॉइन है। ठीक है, चलिए, क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलाइट ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर। देखो, 40 मिलिट्री लीडर का ये ग्रुप बनाया था। कौन बनाया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसको क्या कहा जाता था? तुर्कने चहलगानी। क्या कहते थे? तुर्कने चहलगानी। 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का एक ग्रुप बनाया था, यही ग्रुप रूल करेगा। इसमें 40 लोग थे, तो इसको क्या कहते थे? तुर्कने चहलगानी। ठीक, ही नॉमिनेटेड रजिया एज हिज सक्सेसर। देखो, अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश क्या किए? ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री में चेंज लाए, और इनके भी बेटे केपेबल थे नहीं, तो ये अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या किए? अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिए। मतलब कि इल्तुतमिश के डेथ के बाद ये जो सल्तनत है उसको आगे लेकर के कौन जाएगा? रजिया जाएगी। ठीक है, Thus the hereditary succession to Delhi Sultanate.
तो समझ में आया ना। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था तो ये पूरा इनकेपेबल रूलर था, वैसे इल्तुतमिश के भी बेटे इनकेपेबल रूलर थे। तो इन्होंने डायरेक्टली रजिया को पहले से ही अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है, ये 40 वाला जरूर याद रखिएगा। 40 लोगों का 40 पर्सन्स का ग्रुप होता था, 40 मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप होता था, जिसको क्या कहा जाता था, तुर्कने चहलगानी। ठीक, चलिए अब देखते हैं। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कम ही था, 4 साल का ही था। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मेडवल इंडिया। रजिया सुल्तान मेडवल इंडिया की पहली और मात्र एक मुस्लिम रूलर थी। ठीक है, ये जो फीमेल अपैरल पर्दा वगैरह था उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दी थी, मेल अटायर पहनने लगी थी। मतलब कि जैसे जो मेल्स पहनते थे कपड़े वगैरह, हेलमेट्स वगैरह, वैसे ये कैरी करती थी, वैसे पहनती थी। ठीक है, हंटिंग के लिए जाया करती थी। आर्मीज लेट द आर्मी द अराउज्ड रिसेंटमेंट अमंग टर्किश नोबल। मतलब कि ओवरऑल जैसा हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसा मेल मेंबर सब कुछ किया करते थे वैसे ही रजिया सुल्तान भी फॉलो करती थी। ठीक है, शी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम थियोलॉजियन एंड नॉबल्स। देखो, ये मुस्लिम्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती थी। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा मुस्लिम में कोई था नहीं जो पर्दा सिस्टम को पूरी तरीके से अवॉइड कर दे, मेल्स के अटायर को कैरी करे और मेल्स की तरह सारा काम करे। तो इसी रीजन्स की वजह से क्या हुआ, मुस्लिम्स इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक, 1240 में क्या हुआ, सीरियस रिबिलियन ब्रोक आउट इन सिरहिंद अंडर अल्तुनिया गवर्नर। देखो, अल्तुनिया गवर्नर के अंडर में सिरहिंद में क्या हुआ, 1240 में सीरियस रिबिलियन ब्रोक हो गया रजिया के खिलाफ प्रॉपरली, मतलब लोग अगेंस्ट हो गए पूरा। ठीक है, रजिया विथ याकुत मास टू सप्रेस बट याकुत वॉज मर्डर्ड एंड रजिया इम्प्रिजन। देखो हुआ क्या, अल्तुनिया गवर्नर जो था उसके अंडर में एक प्रॉपरली रिबिलियन स्टार्ट हो गया, मतलब कि रजिया के खिलाफ पूरा नारे वारे लगने लगे। तो रजिया और याकुत साथ में इस रिबिलियन को रोकने के लिए गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, याकुत को मार दिया गया और रजिया को जेल में बंद कर दिया गया, इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, इन मीन टाइम बहरम वॉज पिट टू थ्रोन बाय टर्किश नोबल। अब देखो, जब रजिया को जेल में बंद कर दिया गया तो कोई तो होना चाहिए ना रूल को, मतलब कि किंगडम को देखने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो इल्तुतमिश का एक बेटा बहरम, उसको थ्रोन पर बैठा दिया गया। मतलब कि अब कह दिया गया कि ठीक है अभी आप रूल करोगे जब तक रजिया कहाँ है, जेल में है। ठीक है, लेटर रजिया वाइल रिटर्निंग बैक टू दिल्ली वॉज किल्ड ऑन द वे। फिर रजिया को छोड़ दिया गया। अब जब रजिया दिल्ली आ रही थी तो रास्ते में ही उसे मार डाला गया। ठीक, तो बहरम भी कोई इतना अच्छा मतलब केपेबल तो था नहीं। अगर केपेबल होता तो पहले ही इल्तुतमिश उसे सक्सेसर अपना डिक्लेयर कर दिया होता, बट बहरम क्या था, इनकेपेबल था। तो भले ही वो रजिया को मतलब जेल वगैरह में बंद करके अपने थ्रोन पर बैठ गया, लेकिन ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो हुआ क्या, बहरम को भी डिफीट करके बलबन क्या हुए, थ्रोन पे बैठ गए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और अब हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन को और क्या कहा जाता था, उलगुला खान। ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अकॉर्डिंग टू हिम सुल्तान वॉज गॉड शैडो ऑन अर्थ। देखो, बलबन का क्या मानना था, बलबन था कौन, जो इल्तुतमिश ने 40 जो चहलगामी वाला ग्रुप बनाया था उसी में से एक पर्सन बलबन भी था। ठीक है, ये भी रजिया के अगेंस्ट ही था। और जब फाइनली रजिया इम्प्रिजेंट हो गई और बहरम बैठा थ्रोन पे, मतलब कि बहरम रूल करने लगा, तो बलबन ने बहुत आसानी से बहरम को हरा करके अपने जो है तख्त पे बैठ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये डरा हुआ था। इसे पता था कि ये 40 लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, मतलब कि यही मेन है, यही क्या कर सकते हैं, किंग को हरा सकते हैं। तो ये जो 40 चहलगामी वाला सीन था उसको बलबन ने ख़त्म कर दिया। ये कहा कि ना 40 लोग रहेंगे ना डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं किसके, किंग के। तो जब 40 इकट्ठे हो जाएंगे तो वो किंग को भी हरा सकते हैं, क्योंकि बलबन ने खुद यही काम किया था। ठीक, तो इसीलिए उसने ये चहलगामी वाला जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। बलबन को जिले इलाही का टाइटल मिल गया। जिले इलाही का मतलब गॉड शैडो। बलबन ऐसा मानता भी था कि जो सुल्तान होते हैं उनको भगवान की परछाई कही जाती है, धरती पर भगवान की परछाई सुल्तान को कही जाती है, इसीलिए जिले इलाही का टाइटल मिला था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दीने इलाही और जिले इलाही में, जिले इलाही का टाइटल बलबन को मिला था और दीने इलाही का अकबर को मिला था। ठीक है, ही ब्रोक द पावर ऑफ 40, अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो 40 वाला सीन था उसको ये खत्म कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन फेस्टिवल नावरोज जो कि एक पर्सियन फेस्टिवल था उसको इंट्रोड्यूस किया था। कॉल्ड हिमसेल्फ नसीर अमीर उल मोमिन, खुद को क्या कहता था, नसीर अमीर उल मोमिन, कैलिस राइट हैंड मैन। ठीक है, अब इसने बहुत सारे काम भी किए, इसलिए बलबन को क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए। जैसे कि दीवाने विजारत
दीवाने वजारत और दीवाने अर्ज दोनों को अलग किया, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट दोनों को अलग कर दिया। दीवाने वजारत का मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट और दीवाने अर्ज का मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विथ एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी, जस्टिस करते थे बट इम्पार्शियल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये मेरा भाई है या इससे मेरा रिलेशन है, ऐसे करके जस्टिस नहीं करते थे, सबके लिए इक्वालिटी वाला जस्टिस करते थे। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड और आयरन की पॉलिसी भी फॉलो किए थे। एक्सक्लूडेड नॉन टर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो ये स्टार्ट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन से जो नॉन टर्क्स थे, मतलब कि जो टर्क्स से नहीं थे, जो टर्किश नहीं थे, उनको हटा दिया, ठीक है। इंडियन मुस्लिम्स नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट, अब जो इंडियन मुस्लिम थे उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं दिया जाने लगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से नॉन टर्क्स को हटा दिया, तो ऑब्वियस बात है इंडियन मुस्लिम्स मोस्टली नॉन टर्क्स रहे होंगे, तो इनको इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं दिया जाता था, ठीक है। अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द नॉवेल्स, नॉवेल्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, टाइम टू टाइम देखने के लिए इसने स्पाइस का अपॉइंटमेंट भी किया था। इंट्रोड्यूस सिजदा, सिजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा एंड पैबोस सिस्टम का इंट्रोडक्शन किसने किया था, बलबन ने। सिजदा का मतलब जैसे जब किंग आ रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ करके चूमना और ऐसे सर पे लगाना, इसको सिजदा सिस्टम कहते हैं। और पैबोस का मतलब किसिंग द सुल्तान्स फीट, सुल्तान की फीट को किस करना, इसको पैबोस सिस्टम कहते हैं। तो सिजदा और पैबोस सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया था, इसके पीछे रीज़न क्या था, टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी ओवर द नॉवेल्स, नॉवेल्स पर खुद की सुपीरियरिटी को प्रूव करने के लिए बलबन ने सिजदा और पैबोस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो आई होप बलबन का भी सीन आप लोगों को समझ में आ, यहाँ पे हमारा स्लेव डायनेस्टी खत्म होता है। स्लेव डायनेस्टी में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, आई होप आप लोग को समझ में आएगा कौन कौन से रूलर कैसे कैसे आए स्लेव डायनेस्टी में और कैसे रूल किए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम खिलजी डायनेस्टी को देखते हैं, जिसका टाइम लैग क्या है, 1290 से 1320 AD। फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। 6 साल का बस टाइम पीरियड इनका था, काफ़ी छोटा था, और ये मतलब अप्रॉक्स 70+ ईयर्स के हो गए थे तब इनको जो है मतलब तख्त जो होता है, मतलब कि तब ये रूल करना स्टार्ट किए थे जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू हैव अ बेनिवोलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज, he stated that state should be based on the willing support of governed, and as the majority of population was Hindu, the state cannot become truly Islamic। देखो जलालुद्दीन खिलजी का क्या कहना था, स्टेट में जो मतलब जहाँ के रूल करते थे वहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, तो वो स्टेट इस्लामिक कैसे हो सकता था, ऑब्वियस सी बात है, जब जिस चीज़ का अगर मान लो ये स्टेट है, यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये स्टेट पूरा मुस्लिम रूल नहीं हो सकता, ठीक है, इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता है। तो ऐसा कौन कहा था, जलालुद्दीन खिलजी कहे थे, ठीक। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस की पॉलिसी मतलब कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, बहुत क्रूड जो थे, जो बहुत बेरहम, वैसा राजा जलालुद्दीन खिलजी नहीं था, ठीक। but murdered by his son-in-law Alauddin Khilji in 1296 and usurped the throne। देखो जलालुद्दीन खिलजी का खुद का ही दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में उनका मर्डर कर दिया और खुद राजा बन गया। तो यहाँ से यही डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी कितना ज़्यादा क्रूड किंग था, जब ये अपने ससुर को नहीं छोड़ा, उनको मार डाला, अपने फादर इन लॉ को मार डाला, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्रूड था। टाइम लाइक क्या है, 1296 से 1316 CE, ठीक है। वॉज अपॉइंटेड एज आमिर तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड अरीज मुमलिक, मिनिस्टर ऑफ लॉ बाई जलालुद्दीन खिलजी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जब जलालुद्दीन खिलजी का टाइम लैग था, मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी रूल कर रहा था, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाया था, उसने अलाउद्दीन खिलजी को 2 पोस्ट दी थी। पहला तो अमीर तुजुक का मतलब कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज, और दूसरा अरीज मुमलिक, मिनिस्टर ऑफ लॉ। ये दोनों पोस्ट अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। कौन दिया था, जलालुद्दीन खिलजी दिया था, ठीक है। जलालुद्दीन पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस वॉज रिवर्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखो जलालुद्दीन खिलजी जितना ही मतलब एकदम टॉलरेंस वाला किंग था, एकदम ठीक है, काम वाला किंग था, सॉफ्ट किंग था, उससे एकदम उल्टा अलाउद्दीन खिलजी था। ये एकदम ही क्रूड राजा था, ठीक है, बहुत हार्श पनिशमेंट वगैरह दिया करता था, ठीक। टू कीप होल्ड ऑन नोबेल ही प्रोहिबिटेड टू होल्ड फेस्टिवल्स, मैरिज विदाउट परमिशन ऑफ हिम। अब देखो कि इतना ज़्यादा ये हार्ड था, मतलब कि इतना ज़्यादा ये क्रूड राजा था, इतना सख्त था कि बिना इसके परमिशन से कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर सकता, कोई मैरिज वगैरह का फंक्शन नहीं रख सकता, मतलब कि हर चीज़ में इसका
परमिशन ज़रूरी हो गया, ठीक। बिना अलाउद्दीन खिलजी के परमिशन के अब कोई भी पर्सन ना ही फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता है, ना ही मैरिज वगैरह परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। बैंड वाइन्स एंड इंटॉक्सिकेंट टू अवॉइड सोशल गैदरिंग एंड रीऑर्गेनाइज्ड सिपाही सर्विसेज। देखो, वाइन्स वगैरह को बैन कर दिया, और क्यों बैन किया था? जिससे कि सोशल गैदरिंग ना हो, मतलब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो मेरे अगेंस्ट बात नहीं करेंगे। जब लोग मेरे अगेंस्ट बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि मेरे अगेंस्ट नहीं होंगे, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करेंगे हमको हटाने के लिए, ठीक है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो भी अल्कोहल वगैरह है, वाइन्स वगैरह, उसको बैन कर दिया था पूरी तरीके से। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखो, दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जो कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को अलग अलग रखा था, ठीक है। प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किनशिप। ये देखो, तभी तो ये अपने ससुर जी को ही मार दिया। इसने क्या कहा था, किंगशिप में कोई किनशिप नहीं होती, मतलब भाईचारा वगैरह नहीं होता है, ठीक है। बरानी रोड द बुक तारीख़ फिरोज शाही, पैट्रोनाइज्ड पोएट्स लाइक आमिर खुसरो एंड मीर हसन देहल। इसके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कौन कौन था? बरानी, जो कि क्या लिखे थे, तारीख़ फिरोज शाही लिखे थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में रहते थे, ठीक है। और भी पोएट्स थे जैसे कि आमिर खुसरो, मीर हसन देहल, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में रहा करते थे, ठीक। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर आज़म एंड गेव आमिर खुसरो द टाइटल ऑफ तूती हिंद। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल मिला था, कौन सा टाइटल? सिकंदर आज़म का टाइटल। तो ऐसा पूछ सकता है, सिकंदर आज़म किसको टाइटल दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को भी एक टाइटल दिया है, कौन सा? तूते हिंद, मतलब कि पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल किसको दिया था? आमिर खुसरो को दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक। ही डिफीटेड मंगोल्स इन द बैटल ऑफ जलंधर। देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, मंगोल्स को डिफीट करवाया था कब? डिफीट किया था कब? बैटल ऑफ जलंधर में, ठीक है। किली, अमरोहा एंड रावी, मतलब कि बहुत सारे बैटल्स में मंगोल्स को एक ही बार नहीं, जलंधर के बैटल में, किली के बैटल में, अमरोहा के बैटल में, रावी के बैटल में, सब में मंगोल्स को हराया था, ठीक। मलिक कफूर विथ ए स्लेव जनरल, ही लेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेडिशन इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट यादवास, ककटियाज, होयसालास। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा था। इसने मलिक कफूर को भेजा कि साउथ में एक्सपेडिशन करो और साउथ का जो भी एरिया है उसको कवर करो। मलिक कफूर धीरे धीरे करके साउथ में आया और यहाँ पे जो भी रूलर्स रूल कर रहे थे उस टाइम पे, जैसे कि यादवास, ककटियाज, होयसाला, सबको डिफीट किया और सारे पार्ट्स को किसमें कर लिया? खिलजी डायनेस्टी के अंदर में सारे पार्ट्स को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। आमिर खुसरोज खजानुल फुतुह स्पीक अबाउट अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट। आमिर खुसरो की एक किताब है खजाइन उल फुतुह, उसमें अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहा है खिलजी डायनेस्टी का। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम उसके कुछ आर्किटेक्चर, मिलिट्री रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ भी आर्किटेक्चर, ये दोनों एक ही में है, समझिए। आर्किटेक्चर अलाउद्दीन के टाइम पे ज़्यादा था, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आर्किटेक्चर देख लेते हैं, अलाउद्दीन ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाया, कैसे बनवाया। फेमस गेटवे नोन एज अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौस खास, महल हजार सतून, जहमत खान मॉस्क्यू, अलाई मीनार एंड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट सीरी। तो ये सारी चीज़ें किसने बनवाई थी? अलाई दरवाज़ा, हौस खास, महल हजार सतून, जमायत खाना मॉस्क्यू, अलाई मीनार और सीरी। सीरी को नया कैपिटल बनाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये देखते हैं, इन 1296 अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड हौजी अलाई। देखो, इसी को यहाँ पे डिटेल में दे दिया है। 1296 में अलाउद्दीन ने क्या बनवाया था? हौजी अलाई। अलाउद्दीन बिल्ड द सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट भी अलाउद्दीन बनवाया था। मंगोल इन्वेजन इन 1303, कब बनवाया था सीरी फोर्ट? मंगोल इन्वेजन 1303 के दौरान सीरी फोर्ट को बनवाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ही बिल्ड द कसारे हजार सितून पैलेस एट सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट पे क्या बनवाया था? कसारे हजार सितून पैलेस भी बनवाया था। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा एंट्रेंस गेट टू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है अलाई दरवाजा, वो कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी का यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, ठीक है। अब हम इसके मिलिट्री रिफॉर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड इन कैश फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। देखो, अलाउद्दीन जो है पहला सुल्तान था जिसकी
परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी और ये आर्मी को पेड कैसे करता था, कैश में करता था, ठीक है। मिलिट्री अलाउद्दीन के टाइम पे बहुत अच्छी थी क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट था ना, तो बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलता था और काफ़ी ज़्यादा क्रूड था। इनोवेटेड चेहरा एंड दाग सिस्टम, इसलिए चेहरा और दाग सिस्टम। अब देखो चेहरा और दाग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो घोड़े हुआ करते थे, ठीक, उनका क्या करता था, किसी पर्टिकुलर जगह पे कुछ जैसे एक पर्टिकुलर मान लो बॉडी पार्ट है उस पर जलवा देता था, जिससे ये पता चले कि हाँ ठीक है ये इसका पार्ट है, मिलिट्री के पार्ट हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, चेहरा एंड दाग सिस्टम। तो ये कौन इंट्रोड्यूस करवाया था, अलाउद्दीन, ठीक है। चेहरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर, अच्छा हाँ, चेहरा का मतलब कि सोल्जर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन, सोल्जर्स के बॉडी पे जो मार्क निशान लगवाता था उसको चेहरा, और दाग का मतलब हॉर्सेस पे। तो चेहरा और दाग सिस्टम किसने करवाया था, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन ने करवाया था, ठीक है। अब लैंड रेवेन्यू देख लेते हैं, इनके टाइम पे, अलाउद्दीन के टाइम पे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक। रेवेन्यू वॉज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एंड वॉज बेस्ड ऑन लैंड अंडर कल्टिवेशन। रेवेन्यू कैसा था, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका हाफ, और वो भी किस पे बेस्ड था, कल्टीवेशन पे बेस्ड था, ठीक है। फर्स्ट रूलर टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश, देखो अब अलाउद्दीन पहला ऐसा रूलर बना जिसने लैंड रेवेन्यू को कैश पे फिक्स किया। अभी तक कैश पे नहीं होता था, रेवेन्यू जो पेड होता था वो कैश में नहीं होता था, बट अलाउद्दीन ने इसे कैश में फिक्स किया, ठीक है। बिस्वा वॉज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बिस्वा का मतलब क्या है, मेजरमेंट का ये एक यूनिट हुआ करता था। इम्पोज 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस एंड अलॉन्ग विथ इट हाउस टैक्स, ग्रही, पॉस्चर टैक्स, चारी, मतलब कि हर तरह का टैक्स अलाउद्दीन के टाइम पे लगता था। जैसे ग्रही, चारी, चारी का मतलब जो जानवर जो थे चरवाहे के जो खाते थे उसको, उस पर भी टैक्स लगता था, उसको क्या कहते थे, चारी टैक्स, ठीक है। ग्रही टैक्स का मतलब हाउस टैक्स, जैसे अभी प्रेजेंट में हाउस टैक्स देखने को मिलता है ना, तो उस टाइम पे अभी लगाया करते थे, ठीक है। एबॉलिस्ट किस्मत खुदी, हेड्समैन सेस, क्या एबॉलिस्ट कर दिया, किस्मत खुदी जो था, हेडमैन सेस था, उसको एबॉलिश कर दिया। कन्फिस्केटेड रिलीजियस इंडोमेंट एंड फ्री लैंड, मुकद्दम एंड खुद्स हैड टू पे टैक्सेस, अब मुकद्दम और खुद को भी टैक्सेस वगैरह पे करना होगा। इससे पहले क्या होता था कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे होते थे, जैसे मुकद्दस वगैरह खुद्स, मतलब कि मुस्लिम में ही ये लोग होते थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट अलाउद्दीन के टाइम पे सबको टैक्स देना पड़ता था। जैसा कि पीछे हमने देखा, इसने डायरेक्टली बोला था किंगशिप में कोई किनशिप नहीं होती है, मतलब कि राज करने में कोई भी भाई बंधु जो भाईचारा होता है वो नहीं होता है, ठीक है। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मुस्तराज टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए इसने एक पोस्ट बनाया जिसको क्या कहते थे, मुस्तराज। ही ब्रॉट द एरिया सराउंडिंग दिल्ली डायरेक्टली अंडर द स्टेट फॉर रेवेन्यू पर्पज, दस द इक्ता सिस्टम वॉज नॉट अप्लाइड देयर, इक्ता सिस्टम इनके टाइम पे नहीं लगता था, ठीक। तो आई होप अलाउद्दीन का जो मेजर चीज़ें था वो आप लोगों को समझ में आया। अब सबसे मेन क्या है, इन्होंने मार्केट रिफॉर्म लाया, ये अलाउद्दीन का सबसे मेन स्टेप रहा, मार्केट रिफॉर्म। हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़, इन्होंने क्या किया, सारे कमोडिटीज़ का कॉस्ट जो था वो फिक्स किया, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ही सेटअप 3 मार्केट्स। अब देखो मार्केट में ये बाइफर्केशन भी कर दिया, 3 तरह का मार्केट आया। पहला क्या था, फूड के लिए मार्केट था, पहला मार्केट किसके लिए था, फूड के लिए, दूसरा कॉस्ट वगैरह के लिए, और थर्ड हॉर्सेज एंड स्लेव्स के लिए, थर्ड हॉर्सेज एंड स्लेव्स के लिए, ठीक है। तो अलाउद्दीन का जो सीन था उसने क्या किया था, मार्केट रिफॉर्म में क्या किया था, मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक तो फूड और ग्रेन्स के लिए, दूसरा कॉस्ट्स के लिए, और थर्ड हॉर्सेज एंड स्लेव्स वगैरह के लिए, ठीक है। ही अपॉइंटेड शहनए मंडी, नायबे रियासत एंड दीवाने रियासत टू कीप अ चेक ऑन दीज मार्केट। अब देखो मार्केट तो बाइफर्केट कर दिया, मार्केट को चेक करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर दिया, शाहने मंडी, नायबे रियासत और दीवाने रियासत। इसका मतलब कितने स्ट्रॉन्ग वे में, ठीक है। ये एक फूड मार्केट है, यहाँ पे फूड की सारी चीज़ें होंगी, इनको देखने के लिए, इनका एडमिनिस्टर करने के लिए इसने एक ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। ही ऑल्सो रिसीव डेली रिपोर्ट ऑफ मार्केट फ्रॉम बारित्स। अब एक एक मिनिस्टर्स हैं जो इनको देख रहे हैं, ठीक है, और एक मिनिस्टर है जो कि डेली का इस मार्केट, जो भी मार्केट है तीनों, डेली रिपोर्ट्स यहाँ की दिया करता था, किसको, अलाउद्दीन को, ठीक है। बारित्स और मुनियाज,
मतलब कि दो लोग बारिश और मुनियाज दोनों मिल करके मार्केट का डेली रिपोर्ट दिया करते थे किंग को, ठीक। नॉट क्लियर वेदर दीज रिफॉर्म्स वर अप्लाइड टू ओनली दिल्ली और ऑल्सो टू अदर टाउन्स। अच्छा देखो, ये चीज़ अभी श्योर नहीं है कि ये जो मार्केट रिफॉर्म था ये सिर्फ दिल्ली में ही था या जहाँ जहाँ तक रूल था अलाउद्दीन का वहाँ वहाँ तक था, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म का रीज़न क्या था? टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ सिटीजन, टू सस्टेन अ लार्ज आर्मी विथ लो सैलरी। मार्केट रेगुलेशन ऑफ अलाउद्दीन केम टू एन एंड आफ्टर हिज डेथ। जैसे ही अलाउद्दीन की डेथ हुई मार्केट रेगुलेशन खत्म हो गया, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट था, मतलब इसको लेकर के चलना ये हेक्टिक था ना, तो सब कोई तो लेकर के चल नहीं सकता था। अलाउद्दीन जो कि स्ट्रिक्ट तो था बट सारी चीज़ों को अच्छे से लेकर के चल रहा था, इसलिए उसने मार्केट रिफॉर्म किया और वो इसको आगे लेकर के चला भी। बट इसके डेथ के बाद ये मार्केट रिफॉर्म आगे नहीं चला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक दिल्ली सल्तनत की दो जो डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, उसे हमने देख लिया। तीसरी डायनेस्टी क्या है हमारी? तुगलक डायनेस्टी। कब से कब तक? 1320 से 1414 एडी, ठीक। सबसे पहले फाउंडर कौन रहे? गियासुद्दीन तुगलक। टाइम पीरियड 1320 से 1325, 1320 से 1325 ये फाउंडर रहे। टाइटल मिला गाजी का फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन। देखो, गियासुद्दीन तुगलक पहले सुल्तान बने जिसने इरिगेशन स्टार्ट किया, ठीक है। बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली। दिल्ली के आसपास क्या किए? एक फोर्ट भी बनाया, तुगलकाबाद। आमिर खुसरो फेमस वर्क तुगलकनामा डील्स विद द राइज ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। आमिर खुसरो एक किताब भी लिखे थे ना, तुगलकनामा, वो उसमें गियासुद्दीन तुगलक के बारे में काफ़ी डिटेल में और अच्छे वे में दिया हुआ है। तो गियासुद्दीन तुगलक का बस यही सीन है, ये मेनली फाउंडर रहे, इरिगेशन को स्टार्ट करने वाले पहले सुल्तान बने, तुगलकाबाद एक फोर्ट बनाए दिल्ली के पास, ठीक है। तुगलकनामा जो कि आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई है उसमें गियासुद्दीन तुगलक के बारे में देखने को मिलता है। अब तुगलक डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर, पहले तो गियासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर है, नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT भी कहते हैं। ये बहुत गलत काम किए थे, मतलब कि इनके टाइम पे ऐसा था ना कि इनके डेथ के बाद लोग क्या कह रहे थे, लोग राजा से मुक्त हो गए और राजा लोगों से मुक्त हो गया। इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए बट सारे स्टेप्स गलत थे, ठीक। चलिए इनको देखते हैं। हिज रेन मार्क द जेनेथ ऑफ दिल्ली सल्तनत बट ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ से दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। इन्होंने मंगोल्स को हराया, ठीक है। अपॉइंटेड ऑफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स इन दिल्ली सल्तनत। हाँ, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजा भी ये थे, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजा भी थे, ठीक। एडवांस्ड सेकुलर पॉलिसीज अप्लाइड जस्टिस टू उलेमाज, उलेमाज वगैरह के लिए जस्टिस अप्लाई किए। इब्न बतूता मोरक्को का एक ट्रैवलर था, वॉज हिज कंटेम्परेरी ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड वॉज हिज इनवर्ड टू चाइना। इब्न बतूता इनके टाइम पे आए थे, किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। इन्होंने भी एक फोर्ट बिल्ड किया, आदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहांपना। ड्यूरिंग हिज रेन 3 मेजर किंगडम ऑफ साउथ इंडिया इमर्ज्ड। जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक अभी अपना रूल कर रहे थे वहीं पे साउथ में धीरे धीरे, अभी जैसे ऊपर देखा ना कि डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ, साउथ में धीरे धीरे करके और भी किंगडम्स इमर्ज होना स्टार्ट किया। मेनली थ्री मेजर किंगडम्स थे साउथ इंडिया के, वो इमर्ज होना स्टार्ट हुए। कौन कौन से? विजयनगर, बहमानी और मदुरई, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट, इनके जो गलत स्टेप्स थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, ये थे तो बहुत अच्छे, बट हाँ ये जो भी स्टेप्स ले रहे थे, जैसे होता है ना कि समझो इनका लक ही साथ नहीं दे रहा था, तो कोई भी चीज़ इनकी सही नहीं हुई थी। तो क्या क्या ये देखते हैं। सबसे पहला इनका गलत स्टेप क्या हो गया, ये दिल्ली से दौलताबाद जो देवगिरी है वहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र किए, और बाद में 2 साल बाद फिर से देवगिरी से दिल्ली इन्हें करना पड़ा। देखो हुआ क्या, दिल्ली से देवगिरी, अब जब कैपिटल शिफ्ट किए तो डिस्टेंस भी था, मतलब कि थोड़े दूरी पे भी था। लोग जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो आधे लोग रास्ते में मर गए, आधे की तबीयत खराब हो गई, तो इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, ठीक है। दौलताबाद जाते जाते जब वो यहाँ पहुँचे तो मतलब इनके साथ जो लोग आए थे, पहली बात तो उसमें से ही लोग आधे हो गए, ठीक है, आधे लोग ही बचे। अब दौलताबाद का भी एटमॉस्फेयर ऐसा था कि लोग तुरंत उसमें नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे, यही रीज़न रहा कि इनका ये स्टेप गलत हो गया। और दिल्ली ऐसा था कि वो सेंटर था, वहाँ से वो पूरे इंडिया को रूल कर सकते थे, बट दौलताबाद आकर के ये पूरे इंडिया पर रूल नहीं कर सकते। तो जब ये दौलताबाद आए तो जो नॉर्थ साइड से था वहाँ से बहुत सारे इन्वेजन से स्टार्ट हो गए, तो ये स्टेप इनका गलत हो गया और आखिर 2 साल बाद इन्हें दौलताबाद से रिटर्न होकर के फिर दिल्ली जाना पड़ा, ठीक। सेकेंड स्टेप इनका क्या था? टोकन करेंसी। देखो ये क्या किए, जो सिल्वर कॉइन था उसकी जगह पे ये ब्रोंज कॉइन स्टार्ट करवाए, ब्रोंज कॉइन सेम वैसे ही, ठीक है। अब इसमें फ्रॉड होना जिसको कहते हैं ना कि नकली नकली जो है चीज़ें शुरू हो गई, तो अब इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ। टोकन करेंसी इशूड ब्रोंज कॉइन एट पर विद द वैल्यू ऑफ सिल्वर टंका कॉइन इन द दिल्ली सल्तनत। ही हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉपर करेंसी सिस्टम, लेटर विदड्रॉ बोथ।
जब अब देखो हुआ क्या कि सिल्वर कॉइन की ही तरह ब्रॉन्ज स्टार्ट कर दिया, तो इस ब्रॉन्ज में भी लोग मिलावट करने लगे। अब पूरी तरीके से इसका क्या हुआ, नकली, मतलब ये पूरी तरीके से नकली हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा था। बाद में चल करके इनका ये भी स्टेप गलत निकला और ये फिर इससे भी विड्रॉ कर लिया। ठीक है, थर्ड क्या था, ही लॉन्च द खोरसन प्रोजेक्ट टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज इनकर्जन। फोर्थ क्या था, कराची एक्सपेडिशन लॉन्च्ड इन कुमाऊं हिल्स टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज इनकर्सन। एंड लास्टली ही सेटअप दीवाने आमिर कोही अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू एक्सटेंड कल्टीवेशन बाय गिविंग लोन्स। तो ये पांचों स्टेप्स थे जो कि बहुत ज़्यादा गलत थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन्स देने लगे, सब कोई लेने लगा, पूरा इनका सारा पैसा खत्म हो गया लोन देने में ही। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो थे एमबीटी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, ये पर्पस तो इनका अच्छा था, इनका जो मोटिव था वो तो अच्छा था, बट साथ नहीं दिया, इनका लक साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से सारे स्टेप्स गलत हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट रूलर कौन है, फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड 1351 से 1388। ठीक है, देखो जो भी गलती मोहम्मद बिन तुगलक से हुई थी, फिरोज शाह तुगलक उन सबको सही करने की कोशिश किए थे। ठीक, अपॉइंटेड खाने जहां मकबल, क्या अपॉइंट किए थे, एक ऑफिसर अपॉइंट किए थे, अ तेलुगु ब्राह्मण एज वजीर और प्राइम मिनिस्टर। दिल्ली सल्तनत में ये क्या किए थे, एक प्राइम मिनिस्टर या वजीर की तरह अपॉइंट किए थे खाने जहान मकबल को। ठीक है, ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी एंड नोबिलिटी। अभी तक देखो आर्मी और नोबिलिटी में जो हेरिडिटी का जो प्रिंसिपल चलता आ रहा था, उसको इन्होंने एक्सटेंड किया था, कोई नया काम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने देखा था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे नए काम करने की कोशिश की, सब में फेल हो गए, तो वही सारे स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए फिरोज शाह तुगलक जो चीज़ें होती आ रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, दस द एकता सिस्टम वॉज नॉट ओनली रिवाइव्ड बट ऑल्सो इट वॉज मेड हेरिडेटरी। एकता सिस्टम को भी हेरिडेटरी कर दिया। ठीक, Malik Sarwar was a prominent noble, had been wazir for some times. He asserted independence and assumed the title of Malik us Sark. मलिक सरवर कुछ वक्त के लिए क्या था, वजीर बना हुआ था, और बाद में खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया और टाइटल क्या ले लिया, मलिक उस सरक का। ठीक है, मलिक रूल फ्रॉम जौनपुर, कहाँ से रूल करता था, जौनपुर। इट वॉज कॉल्ड शिराज ऑफ ईस्ट। मलिक मोहम्मद जैसी ऑथर ऑफ पद्मावत लिव्ड इन जौनपुर। तो जौनपुर में और कौन रहता था, मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ ना कि पद्मावत कौन लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टू अपीज थियोलॉजियंस फिरोज टुक फॉलोइंग डिसीजन इन दिल्ली सल्तनत। देखो मोहम्मद बिन तुगलक सारी चीज़ों को ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया था, सब उससे नाराज हो गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक क्या सोचे कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि एक बड़े ग्रुप में लोग हमारा सपोर्ट करें। तो थियोलॉजियंस के सपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि मुस्लिम विमेंस का बाहर निकलना बंद कर दिया, बाहर जो वो वर्शिप करने जाती थी वो बंद कर दिए। ठीक है, गिव कंसेशन टू थियोलॉजियंस, मेड जिजिया अ सेपरेट टैक्स, जिजिया को सेपरेट टैक्स बना दिए। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ओनली चिल्ड्रन वीमेन डिसेबल्ड एग्जेम्प्टेड। ठीक है, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक एक बड़े ग्रुप को अपनी तरफ लेने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, जो हमने डिस्कस कर लिया। इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स वगैरह को भी बनाए। ठीक है, बहुत सारे कैनाल्स को कॉन्स्ट्रक्ट किए। हॉस्पिटल्स फॉर पुअर, गरीबों के लिए फ्री में हॉस्पिटल भी खुलवाए, जिसको दरुल शिफा कहते हैं। मतलब उस टाइम पे दरुल शिफा कहा जाता था। तो ऐसे पूछ सकते दरुल शिफा का मतलब, तो फिरोज शाह तुगलक ने पुअर्स के लिए हॉस्पिटल्स का एस्टेब्लिशमेंट करवाया था, जिसे दरुल शिफा कहा जाता है। इस्टेब्लिश टाउन ऑफ हिसार एंड फिरोजाबाद, हिसार और फिरोजाबाद शहर को भी इस्टेब्लिश किया। सेटअप न्यू डिपार्टमेंट इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कुछ नए डिपार्टमेंट्स भी सेटअप किए, जैसे कि दीवाने खैरात टू मेक प्रोविजन फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल, डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक वर्क, दीवाने बंधन गाह, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, इंट्रोड्यूस टू न्यू क्वाइंस अद्धा एंड बिच। तो ये ध्यान दीजिएगा, अद्धा और बिच का मतलब, अद्धा मतलब कि 50% ऑफ जितल, और बिच का मतलब 23% ऑफ जितल। ये सब क्या था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा 2 क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, वही है ये अद्धा और बिच। ठीक, ही लेड टू अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू बंगाल, बंगाल की तरफ 2 एक्सपेडिशन भी किए थे, बट दोनों में ये फेल हो गए थे, दोनों एक्सपेडिशन अनसक्सेसफुल था। ठीक है, ही डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज कॉल्ड कारखानाज, रॉयल फैक्ट्रीज को डेवलप किया, जिसे क्या कहा जाता था, कारखानाज कहा जाता था। इम्पोज 4 टैक्सेस सैंक्शन बाई इस्लामिक के द्वारा इस्लामिक के द्वारा जो 4 टैक्सेस लगाए जाते थे वो इन्होंने इम्पोज किया। कौन कौन से, खरच जिसको लैंड टैक्स कहते हैं, खमास 1/5 ऑफ लूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वॉर्स, जिजिया रिलीजियस टैक्स, जक़ात मतलब कि 2.5% ऑफ इनकम ऑफ मुस्लिम्स विच वर स्पेंड फॉर वेलफेयर ऑफ मुस्लिम सब्जेक्ट एंड देयर रिलीजन। तो ये जो चारों टैक्स थे ये इम्पोज किए थे, कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत टू इम्पोज शर्म, मतलब कि इरिगेशन टैक्स। तो फिरोज शाह तुगलक पहले क्या थे, राजा थे, पहले सल्तनत थे दिल्ली सल्तनत के, पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया था, जिसे शरब भी कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को फिरोज शाह तुगलक का भी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मोहम्मद बिन तुगलक से जो भी सारी चीज़ें गलतियाँ हुई, जो भी चीज़ गलत हुआ, उसको सही करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे स्टेप्स लेने की कोशिश की, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद। टाइम पीरियड 1390 से 1398। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर इन्वेजन ड्यूरिंग हिज रेन वीकेंड द दिल्ली सल्तनत। नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे क्या हुआ था? तैमूर का इन्वेजन हुआ था, जिसकी बात क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे करके वीक होने लगी। ठीक, When Timur entered Delhi Sultanate, there was no opposition. He withdrew from India in 1399. जब तैमूर दिल्ली सल्तनत में एंटर किया तो कोई भी इतना केपेबल नहीं था कि तैमूर को अपोज कर सके। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत वीक होने लगी थी। ठीक, Delhi Sultanate disintegrated towards the beginning of 15th century and no independent state were set up. The Tughlaq Empire came to an end in 1412. 1412 में तुगलक एम्पायर खत्म हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का 3 डायनेस्टी जो था वो हमने देख लिया। कौन कौन सा? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? सैयद डायनेस्टी। टाइम पीरियड 1414 से 1450। Kirj Khan. Before his departure from India, तैमूर अपॉइंटेड किर्ज खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। देखो, तैमूर इंडिया में आया था और जब तैमूर इंडिया में एंटर किया तो क्या हुआ? खिलजी डायनेस्टी का कोई भी ऐसा केपेबल रूलर नहीं था जो कि उसको अपोज कर सकता। ठीक, तो तैमूर इजीली इंडिया में आ गया। और फिर 1399 में, जैसा कि अभी पीछे हमने देखा 1399 में क्या हुआ था, ये भारत को छोड़ करके जाने लगा। तो जब ये भारत को छोड़ के गया तो इसने क्या किया? अपना एक आदमी छोड़ गया, किस लिए? इंडिया को रूल करने के लिए। मुल्तान का गवर्नर बना करके, किसको? किर्ज खान को। ही कैप्चर्ड दिल्ली सल्तनत एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन 1414। तो ये किर्ज खान क्या किया? दिल्ली सल्तनत को यहाँ से ख़त्म किया और सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया 1414 में। और 1421 में क्या हुआ? इनकी डेथ भी हो गई। अब किर्ज खान को आगे कौन सक्सीड किया? मुबारक शाह। और मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह वॉज द वीकर ऑफ द सैयद प्रिंसेस। ही हैंडेड ओवर द थ्रोन टू द बहलोल लोधी एंड रिटायर्ड टू बदाऊं। मतलब कि सैयद डायनेस्टी इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ ही रूलर्स, कुछ ही क्या, कोई भी नहीं था। किर्ज खान जो कि फाउंडर रहे हैं, बस इन्हीं के बारे में आपको देखना है। और लास्ट कौन था ये ध्यान देना है कि अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि वीकेस्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का। और इसने क्या किया? अपना थ्रोन बहलोल लोधी को हैंड ओवर कर दिया और खुद रिटायरमेंट लेकर के बदाऊं चला गया। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? हमारा लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो गया, जिसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 AD। ठीक है, तब लोधी पीरियड को देखते हैं। लोधी डायनेस्टी के लोग कहाँ से थे? अफगान से। इट वॉज द 5th एंड फाइनल डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का 5वां और फाइनल डायनेस्टी था। फाउंड किसके द्वारा किया गया था? बहलोल खान के द्वारा। ठीक है, बहलोल खान लोधी द्वारा। सिकंदर लोधी सक्सीडेड हिम। बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी, यही 3 लोग थे लोधी डायनेस्टी में। अब बहलोल लोधी के बारे में बस इतना ही कि इन्होंने फाउंड किया था, उससे आगे कोई काम नहीं कर पाए थे। तो हम देखते हैं अब सिकंदर लोधी को, जिनका टाइम पीरियड क्या था? 1489 से 1517 का। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ महमूद बेगरा ऑफ गुजरात एंड राणा संगा ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ में जब राणा संगा और गुजरात में महमूद बेगर थे, उस टाइम पे सिकंदर लोधी भी थे। ठीक है, सिकंदर लोधी इन लोगों के कंटेम्परेरी थे। ही फाउंडेड द सिटी आगरा। आगरा सिटी को फाउंड किए थे और कैपिटल को ट्रांसफ़र किए थे दिल्ली टू आगरा। तो पूछ सकता है आगरा सिटी के फाउंडर सिकंदर लोधी, और इन्होंने दिल्ली से आगरा अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया था। ही अबॉलिश्ड ऑक्टरी ड्यूटी ऑन ग्रेन एंड इस्टेब्लिश्ड अ न्यू मेजरमेंट ऑफ यार्ड कॉल्ड द गजे सिकंदरी। तो ये ध्यान दीजिएगा, गजे सिकंदरी ये क्या था? मेजरमेंट का नया तरीका था, नया इंस्ट्रूमेंट था, जिसको फाउंड किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। ठीक है, सिकंदर वॉज ऑर्थोडॉक्स एंड अ बिगॉट किंग। ही री इम्पोज द जिजिया ऑन हिंदूज। हिंदूज पे जिजिया टैक्स इसने फिर से स्टार्ट कर दिया था। ही वॉज अ पोएट ऑफ रेप्यूट कंपोज्ड अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुख। ये जो सिकंदर लोधी था ये एक पोएट था। ठीक है, जिसका पेन नेम क्या था? गुलरुख। ठीक, सिकंदर लोधी वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी, बस इतना ही, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख लिया। अब हम इब्राहिम लोधी लास्ट देखते हैं। इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड 1517 से 1526। लास्ट लोधी सुल्तान थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट लोधी सुल्तान ये थे, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इब्राहिम लोधी को डिफीट कौन किया था?
बाबर डिफीट किए थे बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। और यहाँ से मुगल एम्पायर भारत में स्टार्ट हुआ और दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुआ। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में इतना ही। अब हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, इन सब के बारे में मतलब कि हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में सारी चीज़ें कैसे हो रही थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत वॉज अ पावरफुल एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट। फॉर सम टाइम इट एक्सटेंडेड टिल मदुरई। देखो दिल्ली सल्तनत कुछ वक्त के लिए क्या हो गया था, पूरा मतलब पूरा भारत दिल्ली सल्तनत के अंडर में हो गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पावरफुल भी था, ठीक। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान ही सबसे मेन थे, मतलब कि जो किंग हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा मेन हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, खुद को कैलिफ्स का रिप्रेजेंटेटिव भी माना करते थे, ठीक। सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुप्रीम, मतलब हर चीज़ में से पॉलिटिकल पावर हो, मिलिट्री पावर हो, लीगल अथॉरिटी, सबका पावर किसके पास होता था, सुल्तान के पास होता था, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मिलिट्री फोर्सेज के ये कमांडर इन चीफ हुआ करते, मतलब कि ओवरऑल ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत टाइम पे सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट थे। सारी पावर जो भी मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, लीगल अथॉरिटी, सब कुछ किसके अंडर में था, सुल्तान के अंडर में था। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिलिट्री फोर्सेज के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। देयर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा हाँ, सक्सेशन को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि बड़ा बेटा या बेटा ही सक्सीड करेगा, क्योंकि हमने अभी रजिया सुल्तान का भी एग्जाम्पल देखा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दामाद था वो भी सक्सीड किया, तो ऐसा नहीं था कि हाँ पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, लड़के ही रूल करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़कियां भी रूल कर सकती थी, दामाद भी रूल कर सकते, मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो केपेबल था, जो भी केपेबल हुआ करता था वो रूल कर सकता था दिल्ली सल्तनत पीरियड में, ठीक है। चलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेते हैं। नाइब, a most powerful, practically enjoyed all the powers of Sultan and exercised general control over all the departments। अब देखो सबसे मतलब सारा पावर किसके पास, सुल्तान के पास। सुल्तान के बाद कौन आता था, नाइब सुल्तान के बाद कौन आता था, नाइब आता था, ठीक है। नाइब के बाद वजीर। सुल्तान का जो भी पावर वगैरह था वो तो सुल्तान के पास था, बट सुल्तान सारा काम किससे कहता था, डायरेक्टली नाइब से कहता था, ठीक है। नाइब के बाद कौन आता था, वजीर, हु वाज हेडिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको दीवाने वजारत, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड कौन करता था, लीड कौन करता था, वजीर किया करते थे, ठीक है। फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अरीज, हेडेड बाई ए अरीज मुमलिक। मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको दीवाने अरीज कहा जाता था उसको कौन हेड करता था, अरीजे मुमलिक हेड करते थे, ठीक है। दीवानी रसलत, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर को क्या कहते थे, दीवाने रसलत, किसके द्वारा हेड किया जाता था, चीफ सदर द्वारा। तो ये सब सिर्फ आपको बस याद रखना है कि ठीक है। वजीर कौन होते थे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या कहते थे, दीवाने विजारत, ठीक। वैसे ही मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहते थे, दीवाने अरीज, इसको हेड कौन करते थे, अरीजे मुमलिक, ठीक है। रिलीजियस अफेयर को क्या कहते थे, दीवाने रसालत, हेड चीफ सख्तर। हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट काजी, जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड कौन होते थे, काजी। मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया वॉज फॉलोड इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स में क्या फॉलो होता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर शरिया का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। हिंदू अपने पर्सनल लॉज के द्वारा गवर्न होते थे और एंड देयर केसेस वॉज डिस्पेंस्ड बाय द विलेज पंचायत। तो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर में ही हिंदू को भी गवर्न किया जाता था, ये नहीं था। हिंदू अपने पर्सनल लॉज और मुस्लिम अपने पर्सनल लॉज के द्वारा गवर्न किए जाते थे सिविल मैटर्स में, ठीक है। क्रिमिनल लॉ वॉज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द सुल्तान। क्रिमिनल लॉज के लिए क्या होता था, जो भी रूल्स रेगुलेशन सुल्तान बनाते थे उसके द्वारा सब कोई रेगुलेट होता था, वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम्स हो, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस कॉल्ड दीवाने इंशा। ऑल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द रूलर एंड द ऑफिशियल्स वॉज डील्ड बाय दिस डिपार्टमेंट। वकीले दर, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डेकोरम एट द कोर्ट। कोर्ट में प्रॉपर डेकोरम के लिए कौन होता था, कौन से ऑफिसर, वकीले दर। तो मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से मेन डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे और उनको हेड कौन करता था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंसेस को इक्तास कहा जाता था, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, प्रोविंस हो गया, इसको क्या कहते थे, इक्ता। इक्ता के हेड मुक्तीज होते थे, यमयू। इक्ता के हेड कौन होते थे, मुक्तीज। अब इक्ता भी पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। प्रोविंसेस जिसको इक्ता कहते थे वो भी पार्ट्स में डिवाइडेड था, कितने पार्ट्स में, 6 में। इनको क्या कहा जाता था, 6, ठीक है। सिख के हेड सिकदर, सिकदर, ठीक। अब सिख भी पार्ट्स में डिवाइड होते थे जिसको क्या कहा जाता था, परगना,
परगना। और परगना भी पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, किसमें, विलेज में, ठीक है। और विलेज के हेड कौन होते थे, आमिल। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट हाँ, इक्ता, इक्ता के बाद शिक, शिक के बाद परगना, परगना के बाद विलेज, नाम से ही है, ठीक है। इक्ता को कौन हेड करता था, मुफ्तीज, सिख को सिकदर, और विलेज को आमिल, ठीक है। विलेज हेडमैन वॉज ऑल्सो नोन एज मुकद्दम और चौधरी। विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था, मुकद्दम या फिर चौधरी कहा जाता था। विलेज अकाउंटेंट वॉज कॉल्ड पटवारी। विलेज अकाउंटेंट को पटवारी कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत टाइम का। अब हम इकोनॉमी देखते हैं। अभी पीछे हमने देखा है कि इस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे तरह से टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए जाते थे, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। लैंड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, इक्ता लैंड, खलीसा लैंड, इनाम लैंड। इक्ता लैंड में क्या था, लैंड असाइन टू ऑफिशियल एज इक्ताज इंस्टेड ऑफ पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। मतलब कि अभी ऊपर हमने देखा ना, इक्ता, इक्ता प्रोविंसेस को कहा जाता था। तो इक्ताज को जो सर्विस देते थे, उनको जो लैंड मिलता था उसको इक्ता लैंड कहा जाता था। इन लोगों को क्या होता था, सैलरी नहीं दी जाती थी, डायरेक्टली लैंड दे दिया जाता था, ठीक है। आपको इस लैंड के बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इक्ता को जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनको जो लैंड दिया जाता था वो क्या कहलाते थे, इक्ता लैंड। नेक्स्ट क्या है हमारा, खलीसा लैंड। लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान एंड द रेवेन्यू कलेक्ट वर स्पेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड। खलीसा लैंड का मतलब, इस लैंड पे जो भी टैक्स वगैरह मिलता था वो किसके अंडर में था, डायरेक्टली सुल्तान के अंडर में था, और वो किस लिए काम आता था, रॉयल कोर्ट्स के मेंटेनेंस के लिए काम आता था। इनाम लैंड, लैंड असाइंड और ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इनाम लैंड का मतलब कि वो लैंड जो कि किसी रिलीजियस लीडर या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था। तो लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, कौन कौन से, इक्ता, खलीसा और इनाम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सराइज, सराइज का मतलब क्या होता है, रेस्ट हाउस। तो हाईवेज पे उस टाइम पे क्या था, रेस्ट हाउस वगैरह भी होते थे। लोग पेड करते थे, जो भी ट्रैवलर्स वगैरह आते थे वहाँ पे पेड करते थे और रेस्ट हाउस में रेस्ट करते थे। तो ये भी इकॉनमी का एक सोर्स था। सेरिकल्चर भी हुआ करता था लार्ज स्केल में, ठीक है। सेरिकल्चर का मतलब क्या, सिल्क का प्रोडक्शन। बंगाल एंड गुजरात वर फेमस फॉर फाइन क्वालिटी फैब्रिक। कॉम्बे गुजरात वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल, गोल्ड एंड सिल्वर वर्क। तो बंगाल और गुजरात किस लिए जाना जाता था, फैब्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो ये फैब्रिक्स को क्या करते थे, बेचते थे, और उससे भी पैसे आते थे, उसका भी इम्पैक्ट इकॉनमी पे पड़ता था, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड टू चाइना, चाइना से भी एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता था। रॉयल कारखाना सप्लाइड द गुड्स नीडेड टू सुल्तान एंड हिज हाउस होल्ड्स। गोल्ड कॉइन और दिनार्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर हिज साउथ इंडिया कॉन्क्वेस्ट। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ था, साउथ इंडिया कॉन्क्वेस्ट के बाद जो गोल्ड कॉइन था दिनार, वो मतलब कि क्या हुआ, वो पॉपुलर हो गया, ठीक है। टर्क्स इंट्रोड्यूस मैनी न्यू क्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, टेक्निक, एक्स यूज ऑफ आयरन स्टीपर्स, आर्मर्स, ये सारी चीज़ें कौन इंट्रोड्यूस किया, टर्क्स इंट्रोड्यूस किए। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्पाइनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील। तो स्पिनिंग व्हील कौन इंट्रोड्यूस किया था, टर्क्स, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पोस्टल सिस्टम बेस्ड ऑन रिले ऑफ हॉर्सेज और फास्ट रनर वॉज ऑल्सो डेवलप्ड। तो इकोनॉमी जो भी था दिल्ली सल्तनत पीरियड टाइम में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सोशल लाइफ और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इन दोनों को इसमें हम देखेंगे। सोशल लाइफ कैसी थी, देयर वॉज अ लिटिल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो, सब मुस्लिम्स ही थे, सारे रूलर्स मुस्लिम ही थे, तो अब इसी बात है, हिंदू को लेकर के, हिंदू सोसाइटी को लेकर के थोड़ी सी चेंज जरूर आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस वॉज सती वॉज वाइडली प्रिवेलेंट, अभी भी सती प्रथा हो रहा था। सेक्युलरिज्म ऑफ वीमेन एंड वियरिंग ऑफ पर्दा बिकेम कॉमन एमंग द अपर क्लास वुमेन। अब मुस्लिम्स आ गए, मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ, मुस्लिम्स रूल करने लगे, तो क्या हुआ, जो पर्दा प्रथा थी वो और भी बढ़ गई, ठीक है। तो पर्दा प्रथा अभी भी प्रिविलेंट थी। अरब एंड टर्क्स ब्रॉट द पर्दा सिस्टम इन इंडिया एंड इट बिकेम वाइड स्प्रेड अमंग द हिंदू वेमेन इन अपर क्लासेज ऑफ नॉर्थ इंडिया। लाइक ऑन द अरब एंड टर्क्स मुस्लिम वेमेन्स में ये पर्दा सिस्टम, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया के हिंदू वेमेन में भी ये स्प्रेड कर गया। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड द मुस्लिम सोसाइटी रिमेन डिवाइडेड इंटू सेवरल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप। अभी देखो, दिल्ली सल्तनत पीरियड टाइम में भी क्या है, जो सोसाइटी है वो बहुत सारे एथनिक और रेशियल ग्रुप में डिवाइडेड थी। टर्क्स, इरानियन, अफगान एंड इंडियन मुस्लिम्स एक्सेट्रा। देयर वॉज नो इंटर मैरिज बिटवीन दीज ग्रुप्स। देखो, इंटर मैरिज नहीं होता था दिल्ली सल्तनत पीरियड में। सोसाइटी में ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो आप इसे जरूर मत भूलिएगा, इसे याद रखिएगा कि इस टाइम पे क्या होता था, इंटर मैरिज नहीं होता था। वेरी रेयरली द हिंदू नॉवेल्स वर गिवन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। हाँ, हिंदू नॉवेल्स को गवर्नमेंट में हाई पोजीशंस नहीं मिलती थी, ठीक है। ये तो हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया है।
ठीक। हिंदूज वर कंसिडर्ड जिमीज और प्रोटेक्टेड पीपल फॉर विच दे वर फोर्स टू पे अ टैक्स कॉल्ड जीजिया। मतलब कि हिंदुओं पर जीजिया टैक्स लगाया जाता था ये कर करके कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब हिंदूज को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने मुस्लिम्स को भेजा है, तो उस प्रोटेक्शन के बिहाफ पे हमें कुछ पैसे दीजिए, जिसे क्या कहा जाता था, जीजिया टैक्स। तो सोशल लाइफ हमने देख लिया, दिल्ली सल्तनत में क्या सोशल लाइफ था वो हमने देख लिया। वेमेंस की कंडीशन अभी खराब ही थी, सती प्रथा चल ही रहा था, पर्दा सिस्टम और भी एक्सटेंड कर गया। पर्दा लाया कौन था, अरब और टर्क्स लाए थे मुस्लिम्स विमेन में, बट क्या हुआ धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया में हिंदू विमेंस में भी ये पर्दा सिस्टम स्प्रेड हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने देख लिया। इंटर मैरिज नहीं हो रहा था इस टाइम पे, हिंदूज़ को प्रोटेक्टेड पीपल माना जाता था, इसी बेसिस पे जिजिया टैक्स को भी लिया जाता था। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, चलो अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या सीन था। ठीक है, टर्क्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, आर्क्स, डोम्स, लॉफ्टी टावर और मिनरेट्स एंड डेकोरेटिंग यूज द अरेबिक स्क्रिप्ट्स। तो टर्क्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, आर्क्स, डोम्स, लॉफ्टी टावर्स, ये सब कौन इंट्रोड्यूस किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि डोम्स, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट हाँ इनडायरेक्ट वे में पूछ लेता है डोम्स, आर्क्स वगैरह के बारे में। ठीक, आर्क और डोम वॉज नॉट a Turkish or Muslim invention. They learned from Rome, developed and conducted many experiment in it use. तो ये मत सोचिएगा कि आर्क और डोम जो है मुस्लिम के द्वारा ही इन्वेंट किया गया था, इन्वेंशन तो रोम से था ये। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसको इधर उधर किया गया, और भारत में ये जो आर्क और डोम था वो कौन लाया था, वो टर्किश और मुस्लिम्स ले आए थे। ठीक है, टर्क्स ऑल्सो यूज स्लैब एंड बीम मेथड इन बिल्डिंग। बिल्डिंग्स में जो स्लैब और बीम मेथड है ये भी टर्क्स यूज़ किया करते थे। ठीक है, दे यूज जोमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइन। अच्छा, आपको देखे भी होंगे तो जो भी जोमेट्रिकल मतलब कि ऐसे जोमेट्री, स्क्वायर, सर्कल, ये सारा जोमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइन वो यूज़ करते थे। कौन, दिल्ली सल्तनत में, मतलब दिल्ली सल्तनत के बाद से ये यूज़ हुआ था, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी। ठीक है, दे ऑल्सो फ्रीली बोरोड हिंदू मोटिव्स सच है स्वास्तिक। ये स्वास्तिक वगैरह का भी इस्तेमाल, जो हिंदू मोटिव्स होते हैं स्वास्तिक, आप लोग जानते होंगे ऐसे करके होता है, तो ये मुस्लिम्स ऐसा था कि जनरली इन सब का भी इस्तेमाल करके डेकोरेट करते थे। कन्वर्टेड टेम्पल एंड अदर स्ट्रक्चर इनटू मॉस्क्यूज। जो भी टेम्पल्स वगैरह बनाए गए थे ऑलरेडी बने हुए थे उसको ये मॉस्क्यूज में कन्वर्ट किए थे। मतलब कि दिल्ली सल्तनत में टेम्पल्स के साथ क्या हो रहा था, उसको मॉस्क्यूज में कन्वर्ट किया जा रहा था। ठीक है, कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाई यूजिंग मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग मैनी हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स। जो कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू है कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, वो कैसे बना था, बहुत सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके उनका जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू बनाया गया था। ठीक, पैलेस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड तुगलकाबाद was its beautiful with its beautiful lake was built during the period of गियासुद्दीन तुगलक। जो तुगलकाबाद के पास पैलेस कॉम्प्लेक्स है किसके द्वारा बनाया गया था, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था, टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन ऑन हाई प्लेटफॉर्म। एक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे गियासुद्दीन का टॉम्ब बनाया था। ठीक है, कोटला फोर्ट एट दिल्ली वॉज क्रिएशन ऑफ फिरोज तुगलक। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर। अब तुगलक आर्किटेक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, जैसे कि स्लोपिंग वॉल्स, कंबाइंड प्रिंसिपल ऑफ आर्क, लिंटल एंड बीम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, हौस खास, यूज ऑफ ग्रे सैंडस्टोन एंड मिनिमम डेकोरेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर किसके हैं, तुगलक आर्किटेक्चर के हैं। ठीक है, लोधी प्लेस्ड अ बिल्डिंग स्पेशली टॉम ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। सम ऑफ द टॉम्स आर प्लेस्ड इन अ मिडेस्ट ऑफ गार्डन, जैसे कि लोधी गार्डन आप लोग देखे होंगे। ठीक है, डबल टॉम वॉज अनदर फीचर ऑफ लोधी आर्किटेक्चर। लोधी आर्किटेक्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, डबल टॉम नहीं, डबल डोम। लोधी आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, डबल डोम। ठीक है, तो हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देख लिया किसके टाइम का, दिल्ली सल्तनत का। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूजिक। न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सारंगी एंड रबाब वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिल्ली सल्तनत के पीरियड में कुछ नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सारंगी और रबाब का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, आमिर खुसरो इंट्रोड्यूस मेनी न्यू रागास। आमिर खुसरो, जैसा कि हम लोग को पता ही है, आप लोग जब स्टैटिक क्वेश्चन पढ़े होंगे, मतलब कि और भी सारे सब्जेक्ट्स का, ये इसी को जब आप डिटेल में देखे होंगे, अभी तो रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, जब डिटेल सेशन आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि आमिर खुसरो द्वारा बहुत सारे रागास का इन्वेंशन किया गया था। ठीक, ही इवॉल्व अ न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक नोन एज कव्वालीज बाय ब्लेंडिंग द हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम। तो कव्वालीज का इन्वेंशन किसने किया था, आमिर खुसरो ने, हिंदू और ईरानी सिस्टम का मिक्स करके। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ सितार वॉज ऑल्सो एट्रीब्यूट टू हिम। सितार का भी इन्वेंशन किसने किया था, आमिर खुसरो ने किया था। ठीक है, इंडियन क्लासिकल वर्क राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज तुगलक।
क्या था, जो इंडियन क्लासिकल वर्क थे वो भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जा रहे थे। तो उसका एक एग्जांपल भी है कि राग दर्पण जो कि इंडियन क्लासिकल वर्क था उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था किसके टाइम पे, फिरोज तुगलक के टाइम पे, ठीक है। पीर भूधन अ सूफी सेंट वाज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम के एक ग्रेट म्यूजिशियन कौन थे, पीर भूधन, ठीक है। राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर was a great lover of music. He encouraged the composition of great musical work called Man Kautahal. तो म्यूजिक का भी जो भी सीन था, मतलब मेन कौन था, आमिर खुसरो म्यूजिक से रिलेटेड। ये बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किए, इन्वेंट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, लिटरेचर देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो देखो इस पीरियड के कुछ फेमस हिस्टोरियन जैसे कि हसन निज़ामी, मिनहज उस सिराज, जियादुन बर्नी, शमसिराज अतीफ, ये लोग कौन थे, दिल्ली सल्तनत पीरियड के फेमस हिस्टोरियंस थे, ठीक। बरानी द्वारा क्या लिखा गया था, तारीख फिरोज शाही कंटेन द हिस्ट्री ऑफ तुगलक डायनेस्टी। बरानी द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखा गया था जिसमें क्या है, तुगलक डायनेस्टी का सारा हिस्ट्री मेंशन्ड है, ठीक। मिनहज उस सिराज क्या लिखे थे, तबक्ते नसरी अ जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी अप टू 1260। संस्कृत एंड पर्शियन फंक्शनड एज लिंक लैंग्वेज इन द दिल्ली सल्तनत। जिया नक्शबी वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट संस्कृत स्टोरी इनटू पर्शियन। तो जिया नक्शबी ये पहले थे जिन्होंने संस्कृत स्टोरीज को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ठीक। बुक तूतुनामा एक किताब थी, तूतुनामा या बुक ऑफ पैरट, बिकेम पॉपुलर एंड ट्रांसलेटेड इनटू टर्किश एंड लेटर इनटू मेनी यूरोपियन लैंग्वेज। किताब थी तूतुनामा जिसको बुक ऑफ पैरट भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट किताब थी, ठीक है। ये ट्रांसलेट की गई थी टर्किश में और बाद में चल करके बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। फेमस रजत रंगिनी रिटन बाई कल्हना, कल्हना द्वारा रजत रंगिनी लिखा था जिसमें कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री पाई जाती है, ठीक है। मैनी संस्कृत वर्क ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो ओवरऑल हुआ क्या था, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे जो हिंदू वर्क वगैरह थे वो कन्वर्ट हुए थे पर्शियन लैंग्वेज में, और कुछ नए वर्क भी हुए थे किसके द्वारा, हसन निज़ामी, मिनहज सिराज, जियादुन बर्नी, शमसिराज अतीफ, इन लोगों द्वारा कुछ नए वर्क्स भी हुए थे, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज भी डेवलप हुए थे, ठीक है। मालधार बासु कंप्लायर ऑफ श्री कृष्ण विजय वॉज पैट्रोनाइज बाई बंगाली सुल्तान एंड वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ गुनराज खान। तो इतना याद रखिए, मल्हार बासु को कौन सा टाइटल मिला था, गुनराज खान का, ठीक है। चंद बरदाई द फेमस हिंदी पोएट ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम में अब देखो सारे तो पर्शियन पोएट थे, तो जो हिंदी पोएट है उनका नाम ध्यान रखिएगा, चांद बर्दी इस टाइम के फेमस हिंदी पोएट थे, ठीक है। बंगाली लिटरेचर ऑल्सो डेवलप्ड एंड नुसरत शाह पैट्रोनाइज द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन बंगाली। तो ऐसा पूछ सकता है ना कि महाभारत को बंगाली में कन्वर्ट कौन किया था, नुसरत शाह, और इस टाइम पे बंगाली लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी। तो लिटरेचर पोर्शन भी ज़्यादा खास नहीं था, जो भी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्टली हम देखते हैं कि आखिर दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइनेशन का कॉज क्या है, दिल्ली सल्तनत क्यों डिक्लाइन की। बहुत सारे रीज़न है जैसे कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, degeneration of Delhi Sultanate, invasion of Timur, greed and incompetence of nobles, defective military organization, vastness of empire, poor means of communication, war of succession, despotic and military types of government, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइनेशन का कॉज बहुत ज़्यादा था, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी था, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं थी, नोबल्स लालची हो गए थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का डीजेनरेशन, ये सारे फैक्टर्स थे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइनेशन में। तो आई होप दिल्ली सल्तनत आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी बताइए। सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को देखा। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, जब हर्षवर्धन का रूल खत्म हो गया तो नॉर्थ इंडिया में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, वहीं साउथ में चोला एम्पायर थे। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में 3 लोग थे, कौन कौन, पालास, गुर्जर प्रतिहाराज और थर्ड राष्ट्रकूटास, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, अरब का इन्वेजन हुआ और भारत में रूल स्टार्ट हो गया अरब्स का। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा दिल्ली सल्तनत। 5 सल्तनत हमने इसमें देखा, कौन कौन से बताइए। सबसे पहले ममलुक डायनेस्टी, ठीक है, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। इन 5 को हमने डिटेल वे में देखा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और सारी चीज़ों को समझा, ठीक है। तो इस वीडियो में इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे लेकर के आएंगे और वो कोशिश रहेगी कि फाइनल पार्ट रहे मेडवल इंडिया की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।